नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज बेंस। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर 8 तक के आपके सारे टीचर्स जो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे टॉपिक सिखाते हैं, चैप्टर्स सिखाते हैं, नए कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। मैनेज बेंस के ये सारे टीचर्स हमेशा कमिटेड रहते हैं इस बात को लेकर कि आप सभी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को लर्न करें, चीजों को समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें और हमेशा अपनी सफलता को प्राप्त करें। और हम इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा ये हमेशा का ध्येय रहा है, हमारे साथ जो हमेशा वैल्यूज रही है हमारी, कि एजुकेशन जो होता है वो 100% फ्री होना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। इसलिए हमारा चैनल मैग्नेट बेंस आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के सारे टॉपिक, सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, विद्या दान महादान होता है। और आप भी अच्छे से पढ़ाई करें, हमारे चैनल को बहुत ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और जिन लोगों को मुश्किल हो रही है पढ़ाई करने में, अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर न लाने में, वो सभी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का सेशन जो है वो फोकस करेगा कक्षा 8वीं में गणित में, मैथमेटिक्स में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है हमारी आदरणीय, सम्माननीय, रिस्पेक्टेड है, उनका यूनिट 13 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। माफ गौर फरमाइएगा, यूनिट 13 है भाई। इसके पहले की सभी 12 यूनिट्स, मतलब क्योंकि ये लास्ट यूनिट है इसलिए सभी 12 यूनिट हमने पहले ही आपको कवर करवा दी है, आपने वो देख ली होंगी। यदि नहीं देखी होंगी तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम ये नहीं करते कि 2 चैप्टर्स पढ़ाने के बाद आपसे फीस मांगे या फिर आपसे ये कहें कि कृपया हमारा कोर्स ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको जो चीज पढ़नी है मैनेज बेंस से वो आप बिना किसी फीस को दिए एकदम आराम से अपनी सहूलियत के हिसाब से अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए कमिंग टू स्टडीज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 13 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। एक्चुअली बहुत ही कहने को आसान लेकिन थोड़ा सा आपका मेंटल एबिलिटी यूज करने वाला चैप्टर है। लेकिन हाँ, एक चीज इस चैप्टर में गारंटी है कि आपको मजा बड़ा आता है। सवाल ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने में मजा बड़ा आता है और आपको कई बार लगता है कि अरे यार ये चैप्टर तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, काश इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस होते। जितने क्वेश्चंस हैं वो तो हमने सॉल्व कर लिए, पर हाँ अगर और ज्यादा होते तो और ज्यादा मजा आता। हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते, ज्यादा एंजॉय करते और एग्जाम में भी ज्यादा मार्क्स आते। हालांकि क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि ये वाला चैप्टर आप सबको मजा आता है, इसलिए और इजीली स्कोर कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। पर लेकिन आगे बढ़ेंगे जब आप जीवन में, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी यहां जो आप डेवलप करेंगे वो आपको आगे जाके 9, 10, 11, 12 इनफैक्ट जब आप आगे नौकरी करने जाएंगे तब भी आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं इस चैप्टर को। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। सबसे पहले हम लेंगे एक छोटा सा रिवीजन इस पूरे चैप्टर का, जो कि हमें एक फ्लो देगा कि बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्या समझना चाह रहे हैं हम इस पूरे चैप्टर में। पहला पॉइंट क्रमांक 1 दिख रहा है आपको कि नंबर्स कैन बी रिटन इन जनरल फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a 2-digit number AB is written as AB equal to 10A plus B। ये आप पहली बार तो नहीं देख रहे हैं, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। ये हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं हमारे जूनियर क्लासेस में, मतलब जब हम छोटे होते हैं तब। हालांकि ये जो जनरल फॉर्म लिखा है इसको किसी और शब्द से हमने ज्यादा बेहतर सुना है। और यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने प्लेस वैल्यू नाम का कॉन्सेप्ट सुना है, प्लेस वैल्यू सिस्टम या प्लेस वैल्यू फॉर्म। बस वही यहां पे आपको दर्शाने का प्रयास किया गया है कि भाई जो नंबर ए बी है उसका प्लेस वैल्यू फॉर्म क्या होता है, 10A plus B, जहां पे 10 दर्शा रहा है कि ये 10th प्लेस पे है और ये B दर्शा रहा है कि ये 1st प्लेस पे है। इसी तरह यदि 3 डिजिट नंबर है तो यहां पे 100A 10B plus C दर्शा रहा है कि सबकी पोजीशन कौन सी है। भाई जो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 100th प्लेस पे, जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 10th प्लेस पे, और ये जनाब है 1st प्लेस पे। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट, बचपन में हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। तो लेकिन अब यहां पे आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो कि आपने बचपन में नहीं किए होंगे, तो वो गौर करने वाली बात है कि आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें कुछ ऐसे सवाल देखने पड़ेंगे जो कि केवल सिर्फ प्लेस वैल्यू बताने वाले नहीं होंगे, बल्कि उसका एप्लीकेशन होगा। इसीलिए यहां पे ये थोड़ा रिवाइज कराया जाता है। द गिवन फॉर्म ऑफ नंबर्स आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग, देखो यहां पे लिखा है सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स। नंबर से संबंधित उनके डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से संबंधित
कई सारी समस्याएं, मतलब आपके जीवन की समस्याएं नहीं, सवाल जो है यहां पे वो सॉल्व करने में हेल्प करता है ये जनरल फॉर्म। तो इसको कृपया ध्यान से समझ के रखें, याद रखें। रैशनल फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय, रैशनल का मतलब क्या होगा भाई, अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है ये आपको सिखाया जाएगा गया है इस चैप्टर में। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होंगे, कुछ आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, छोटी क्लासेस में कुछ आपने इस कक्षा में पढ़े होंगे, जैसे 11 का, 10 का, 5 का, 2 का, 9 का, 3 का, इन सब के डिवीजन रूल्स आपको या डिविजिबिलिटी रूल्स आपको यहां पे सिखाए जाते हैं। वैसे तो डिविजिबिलिटी रूल्स 1 से लेकर 11, 12, 13 सबके बन सकते हैं, पर ये कुछ कॉमन है जो कि अक्सर हम लोग यूज कर सकते हैं। Many number puzzles involving different letters, अब यहां पे क्या होगा, आपने लेटर्स का यूज करके अननोन क्वांटिटी को पता करने का प्रयास करना है, और जब उनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे होंगे तब, मतलब सपोज उन्होंने बोल दिया कि 2a प्लस b करने पे 3c आ रहा है, तो abc की वैल्यू बताओ, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल आपने देखे हैं आपके एनसीईआरटी में, एग्जाम्पलर में इनको थोड़ा और हाई लेवल पे लेके जाएंगे हम लोग, थोड़े और अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाएंगे। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर, हम मूव करेंगे हमारे पहले अध्याय की तरफ। तो वो ए पार्ट था जहां पे हमने, ध्यान से देखो, ए पार्ट था मेन कॉन्सेप्ट्स एंड रिजल्ट्स, बी पार्ट पे आ गए हम लोग जो कि है सॉल्व्ड एग्जांपल्स। हालांकि आपकी किताब में ये सॉल्व्ड मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इनकी एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इंसान टेक्स्ट बुक में देख तो लेता है एग्जाम्पल, पर समझ में नहीं आता यहाँ पे किस स्टेप में क्या किया गया। तो एक फ्लो समझाने के लिए हम सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। हमारी पूरी सीरीज में हमने यही किया, आपको पता होगा यदि आपने पहले से सीरीज नहीं देखी है तो। चलिए पहला क्वेश्चन है, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ 3 डिजिट नंबर XYZ इज, XYZ इज अ 3 डिजिट नंबर। अब यहां पे XYZ जो है ये क्या बता रहे हैं, ये हर एक की पोजीशन बता रहे हैं कि भाई ये है 1s प्लेस, ये जनाब है 10s प्लेस पे, और ये जनाब है 100s प्लेस पे, ठीक है। तो अब इनको कैसे लिखोगे सर, अब यहां पे x है 100 प्लेस पे तो वो हो जाएगा 100x, ठीक है। y है 10s प्लेस पे तो वो हो जाएगा 10y, ठीक है। और z है 1s प्लेस पे तो है z, ओनली z, क्योंकि 1 into z करेंगे तो भी z ही आएगा। तो प्लेस वैल्यू या फिर जनरलाइज फॉर्म कैसा होगा भाई, 100x प्लस 10y प्लस z के रूप में होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सी में उन्होंने x और z की अलट पलट कर दिया उसको, जो कि गलत बात है, नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो आपका जवाब गलत हो जाता है। ए में तो वो प्लेस वैल्यू लिखना भूल ही गए हैं, बी में भी उन्होंने जंबल अप कर दिया, इसलिए डी में उन्होंने जंबल अप कर दिया, इसलिए वो भी गलत हो जाता है। तो केवल ऑप्शन बी हमें यहां पे एकदम ठीक लग रहा है, इसलिए हम उसको मार्क करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे एग्जाम्पल 2 तक, लेकिन उससे पहले हमारे कंप्यूटर जी का स्पेशल फीचर है, देखो आंसर बता देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उनके हिसाब से भी ऑप्शन बी सही है, तो हम वही मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल, द यूजुअल फॉर्म ऑफ 100a प्लस b प्लस 10c इज। अब यहां पे व्यक्ति क्या सोचता है जल्दबाजी में कि अरे ये तो यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो इसी फॉर्म में चलेगा, ABC लिख दो, परंतु सवाल पूछने वाले ने आपको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है, गुगली फेंकी है, अगर आप क्रिकेट खेलते तो, ठीक है, अगर नहीं खेलते मतलब घुमाने का प्रयास किया, बेसिकली कंफ्यूज करने का। तो भाई कंफ्यूज कैसे करने का प्रयास किया है उन्होंने कि अगर आप जनरल फॉर्म जब भी लिखते हैं तो हमेशा एक फ्लो में जाते हैं, 100 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, टेंस वाली वैल्यू आती है, तो नेक्स्ट 10c आना चाहिए, फिर b आना चाहिए। ये इस वो क्या यूजुअल फॉर्म में लिखने से पहले हमें ये इनको रीअरेंज करके सटीक करना पड़ेगा, जिसे हम इसके बाद हम आसानी से निकाल पाएंगे क्या नंबर होना चाहिए। तो भाई 100 के साथ है a, तो a हो गया सबसे पहले, फिर है c और फिर है b, तो a c b मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए हमारा जवाब। परंतु किंतु यदि आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, लाइक इतनी सी भी गलती कर दी, तो आप जल्दबाजी में आंसर ABC मार्क करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जो कि आपके जवाब को गलत कर देगा। तो आपका टीचर आपको जितने मार्क्स चाहिए उसकी जगह ऐसे गोल लड्डू बना के दे देंगे, जिसका दुख आपको बहुत ज्यादा होगा। चलिए एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी क्या आ रहा है, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन डी, मतलब आपको और हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं सही जवाब बताने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है हमसे कि इफ
5 इंटू ए इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। 5 में a मल्टीप्लाई करने पे c आ रहा है, तो आपको c और a की वैल्यू बतानी है। ध्यान देने वाली बात, सवाल शुरू कहां से होगा, तो देखो यहां पे दो जगह पे a दिख रहा है, तो वही हमारा कनेक्टिंग लिंक होगा कि a की क्या वैल्यू रख दें कि उसे 5 से मल्टीप्लाई करने पे वापस a आ जाए। उदाहरण के तौर पे मान लो आपने a को रखा 1 के बराबर, तो क्या होगा सर 5 इंटू 1 करने पे 5 आएगा, 5 इंटू 1 करने पे 5 आएगा। लेकिन यहां पे देखो सी ए है, डबल डिजिट नंबर है, तो फिर हम इसको हम नहीं ले सकते, इसको हम कर देंगे इग्नोर, ठीक है। ए की जगह पे 2 लिख दो, तो 5 इंटू 2 करने पे 10 आएगा। यहां पे ए की वैल्यू 2, यहां पे ए की वैल्यू 0, अलग अलग आ रही है, मतलब ये रिजेक्ट हो जाता है। चलिए ए की वैल्यू 3 देख लेते हैं। ए की वैल्यू 3 देखेंगे जब आप, तो 5 इंटू 3 करने पे आता है 15। ए की वैल्यू यहां पे 3, ए की वैल्यू यहां पे 5, परंतु दो अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती। जैसे एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम नहीं हो सकते, मतलब पेट नेम हो सकते हैं, पर मुख्यतः जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, आधार कार्ड होगा, उस पर तो एक ही नाम होगा ना, स्कूल की मार्कशीट में भी एक ही नाम होगा, थोड़ी 4-4 नाम लोगे अलग अलग मार्कशीट में। चलिए, तो 5 ए की जगह पे अब क्या बचा सर, 3 रख लिया, 4 रख के देखते हैं। 5 4 जा होता है 20, तो यहां हो जाएगा 4, यहां पे 0, अलग वैल्यूज मतलब रिजेक्टेड। अब ए की वैल्यू 5, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, ठीक है। चलिए, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां ए की वैल्यू रखी आपने 5 और यहां भी हो गई 5, सेम वैल्यू आ रही है, मतलब ए की वैल्यू हो सकती है 5, हमने वो लिख दी, और उसी के साथ साथ सी की वैल्यू भी मिल जाएगी, कितनी 2। तो यहां पे ए की वैल्यू 5 और वहां पे ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2। ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2 वाला एक ही जवाब है आपके पास, जो कि है ऑप्शन सी। उस पे आप करेंगे टिक, लेकिन आपके टिक मार्क करने से काफी नहीं है, पहले क्या करना पड़ेगा, आदरणीय सम्माननीय कंप्यूटर जी से पूछना पड़ेगा। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी। चलिए, कंप्यूटर जी ने हमें दिया आगे बढ़ने का सिग्नल, हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 4, चलिए क्या बोल रहा है आपसे, इन फिगर इन 5a प्लस 25, ठीक है, इज इक्वल टू b2। देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि 5a प्लस 25 करने पे आपको मिलता है b2, ठीक है। तो आपको बतानी है a प्लस b की वैल्यू, तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले a और b अलग अलग निकालने पड़ेंगे, उसके बाद तो हम कुछ बता पाएंगे। अब a में 5 जोड़ेंगे तो 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, यदि a की वैल्यू है 1, यदि आपने रखा a की वैल्यू 1, तो 1 और 5 हो जाएगा 6, लेकिन आपको चाहिए 2, रिजेक्टेड। यदि a की वैल्यू रखी 2, आपको मिलेगा 7, रिजेक्टेड। यदि a की वैल्यू है 3, आपको मिलेगा 8, रिजेक्टेड। a की वैल्यू 4, आपको मिलेगा 9, रिजेक्टेड। a की वैल्यू 5, आपको मिलेगा 10, रिजेक्टेड। a की वैल्यू 6, यहां पे आपको मिलेगा 11, रिजेक्टेड। और a की वैल्यू जब आपने रखी 7, तो 7 5 हो जाएगा 12, एक्सेप्टेड, क्योंकि भाई 7 और 5 12 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपने लिखी 7, 7 5 हो गया 12, एक कैरी है जो कि यहां पे दिख नहीं रहा है, तो 5 और 2 7 और 1 हो जाएगा b की वैल्यू 8, क्योंकि उसमें और कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो दोनों को जोड़ना है, तो a प्लस b मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 8, 7 और 8 हो जाता है 15। तो ऑप्शन ए को हम लिख सकते हैं अपने उत्तर के रूप में। क्या आपको यह समझ में आया कैसे करना है? यस सर, बहुत ही आसान है, बस केवल लॉजिक यूज करना है और अलग अलग नंबर्स को ट्राई करके देखना, उसके बाद आसानी से जवाब मिल जाएगा। अच्छा, यहां पे देखो ध्यान से, कंप्यूटर में या फिर ऑप्शंस में देखिए आप 8 और 7 भी ऑप्शन के रूप में है, तो कई बार अगर आप जल्दी में होंगे, अरे ए की वैल्यू 7 मिल गई 7 ही आंसर होगा, या फिर बी की वैल्यू 8 मिल गई तो 8 ही आंसर होगा। इस तरीके से मार्क नहीं करना है, कृपया पहले देखिए सवाल में पूछा क्या गया है, उसको चाहिए तो हाईलाइट कर लीजिए कि ए प्लस बी निकालना है, यदि आप भूल जाते हैं कई बार सवाल में कि क्या निकालना था। साफ करने से पहले एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए 15, मतलब हमने और उन्होंने सही सॉल्व किया है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 5 से 7 में अब हमें अलग से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ गाइडेंस दिए, क्या करना है आपको फिल इन द ब्लैंक करना है भाई, फिल करना है। चलिए, द नंबर ए बी माइनस बी ए, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर डिजिट्स एंड ए इज ग्रेटर देन बी,
इज डिविजिबल बाय, इनमें से किस में से वो डिविजिबल होगा ये आपको बताना है। तो देखो ए बी जो है इसकी पोजीशन क्या होगी, तो ये होगा सर 10a प्लस बी, जो बी ए है वो होगा -10a -10b, माफ कीजिए क्योंकि बी है पहले वहां पे, प्लस ए, यही होगा। दोनों नंबर्स को यदि मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी -10b माइनस ए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 9a माइनस 9a, ठीक है। अब जब आप 9a माइनस 9b हो जाएगा तो 9 इंटू ए माइनस बी, तो बेसिकली आपका जो सवाल था वो सिंप्लीफाई होके हो गया 9a माइनस बी, मतलब इसके फैक्टर्स में 9 आ रहा है, मतलब 9 इज अ फैक्टर ऑफ, मतलब 9 इज अ फैक्टर ऑफ ए बी माइनस बी ए। और इसका एक और तात्पर्य है कि जब आप ए बी माइनस बी ए को 9 से डिवाइड करेंगे तो वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 उसका फैक्टर है। जैसे 6 का फैक्टर है 2, 8 का फैक्टर है 4, तो उसका क्या मतलब है, डिवाइड करने पे फुली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका जवाब होगा 9, 9, जो भी आप लिखना चाहे NINE। क्या आपको ये समझ में आया? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई दोनों को माइनस करने पे 9 आ रहा है कॉमन, जो कि डिवाइड करेगा। और ऐसा सेम हमने एक एक्टिविटी में भी किया है, जो कि हमने जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तब किया था। तो यदि आपको यहां पे इसको केवल याद रखना है तो कैसे होगा वो भी आप वहां पे देख सकते हैं। वैसे यहां पे भी हमने सिखा दिया है, पर वहां पे और डिटेल में चर्चा की गई है इस बारे में। चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, राइट व्हेन रिटन इन यूजुअल फॉर्म 10a प्लस 10c प्लस 9 इज इक्वल टू। चलिए क्या बोल रहा है आपसे कि भाई जब आप इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो 100a मतलब 100 की प्लेस वैल्यू पे a आ गया, 10 के साथ प्लेस वैल्यू पे c आ गया, और वंस वाले के साथ 9 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 729 है, इसको आप क्या लिखोगे भाई 700, या फिर आप लिखोगे 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 9। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, है कि नहीं? यस सर। सेम उसी तरीके से लिखा है 100a 10b 10c प्लस 9, तो 9 लास्ट में आ जाएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए a c 9। आपको कहीं नहीं पूछा है कि a और c की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए स्क्रीन क्लियर, सफाई का परिचय। अगला प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका कि ए बी में यदि b मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b आएगा। ए बी इंटू बी करने पे 9b आ रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे स्वयं से मल्टीप्लाई करने पर स्वयं वो खुद आता है? तो सर एक तो ये होता है हमारा 1 1 1, 1 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद यदि सर आप 5 को देख लें तो 5 इंटू 5 करने पे 25 आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 7 8 के केस में सर 6 इंटू 6 करने पर भी 6 आता है, 36 आता है, ठीक है, आपकी बात यहां भी मान ली हमने, ठीक है। उसके बाद फिर सर 7 इंटू 7 करने पे भी आता है कितना? 49 नहीं। 8 इंटू 8 करने पे नहीं, 64 आता है। 9 9 जा हो जाता है 81, आपको सेम ही चाहिए नहीं। तो इन तीनों के हमारे पास ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं क्या वैल्यूज है। सर अगर b की वैल्यू रख दी तो a1 इंटू 1 करने पे 91, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर ऑब्वियसली 9 होनी चाहिए। तो एक ऑप्शन a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 1। इन दैट केस 91 इंटू 1 करने पे आंसर कितना आएगा? 91 ही आएगा। चलिए यदि 5 है तो a5 इंटू 5 करने पे आ रहा है 95, ठीक है। अब ये कैसे निकाल सकते हो? देखो a5 इंटू 5 करने पे 95, इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं इसी चीज को तो क्या हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा a5 इंटू 5 इज इक्वल टू 95। हम चाहें तो 95 के उधर भेज सकते हैं 5 को, तो a5 किसके बराबर होगा ये हमें मालूम चल जाएगा। 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। देखो 19 आ रहा है, पर हमें कितना चाहिए? हमें तो लास्ट में 5 चाहिए। तो मतलब हम क्या करेंगे? मतलब हम इसको कर देंगे रिजेक्ट की आप जवाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपके हिसाब से 95 इंटू 19 सॉरी 5 इंटू 19 करेंगे तो 95 आएगा, जबकि हमें तो a5 चाहिए जो कि मैच नहीं हो रहा। देखो सीधे सीधे 5 और 9 तो मैच कतई नहीं हो रहे। चलिए इसके अलावा 6 इंटू 6 वो भी चेक कर लेते एक बार। तो a6 इंटू 6 करने पे 96 आ रहा है।
अगर उल्टा करें तो A6 इंटू 6 करने पे कितना आ रहा है 96, तो A6 की वैल्यू हो जाएगी 96 डिवाइड बाय 6 करके देखो तो A6 हो जाएगा सर 6 1 जा 6 कितना बचा 36, 6 6 जा 36। तो इन दिस केस A की वैल्यू हो सकती है 1, A की वैल्यू हो सकती है 1। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो A की वैल्यू 9 तो B की वैल्यू 1, या फिर A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 6। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किया आपने पहले चेक किया किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने पे स्वयं नंबर आता है, वो आपको यहां पे मिल चुका है। उसके बाद आपने हर एक को चेक किया क्या कोई यहां पे सेट बैठ रहा है, तो दो वैल्यूज है 9 1 या फिर 1 6, तो जो भी हमें मार्क करना होगा हम उसको मार्क कर सकते हैं। दोनों ही आंसर यहां पे ठीक होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, आपको ट्रू या फॉल्स बताना 8 से लेकर 10वें सवाल तक। If ABC, CAB and BCA are 3-digit numbers formed by digits ABC, then the sum of these numbers, इन सबको जोड़ने पे जो नंबर आएगा वो 37 से डिविजिबल होगा। देखो ABC हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C, CAB हो जाएगा 100C प्लस कितना 10A प्लस B, और लास्ट में हो जाएगा 100B, क्योंकि यहां पे B नहीं है, A और C आ गया, 100B प्लस 10C प्लस A। अब ध्यान से देखो A तीन जगह पे, उन तीनों का ऐड करोगे 110 और 111 हो जाएगा, तो हो जाएगा 111A प्लस 111B प्लस 111C, है कि नहीं? यस सर। अब इन तीनों में से यदि आप चाहें तो 111 कॉमन ले सकते हैं, आपको मिलेगा A प्लस B प्लस C। और यदि आप ध्यान से सोचे समझें तो 111 और 37 में रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पुराने दोस्त हैं, पर क्या दोस्ती है इनकी, तो भाई 37 इंटू 3 करने पे आता है 111, करके देख लो 7 21, 1 2 ऊपर 3 से 9 और 2 11। ठीक है, तो मतलब ये जो 111 है ये 37 से डिविजिबल है, और ये जो 111 ये आया कहां से, ओरिजिनल नंबर से आया, तो मतलब ओरिजिनल नंबर्स में 37 का एक मल्टीपल है, मतलब ओरिजिनल नंबर 37 से डिविजिबल होंगे। तो आप लिखेंगे सही, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है ट्रू। और स्क्रीन क्लियर करते हुए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या थी यहां पे ट्रिक, इन तीनों की ट्रिक क्या थी, इन तीनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ऐड करके चेक करना है 37 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। चलिए एग्जाम्पल 9 क्या आपसे बोल रहा है कि लेट AB बी अ 2-डिजिट नंबर, AB कोई है 2-डिजिट नंबर, ठीक है, देन AB प्लस BA इज डिविजिबल बाय 9। अब AB क्या होगा सर, AB होगा 10A प्लस B और BA तो 10B प्लस A। चलिए यहाँ पे 10A प्लस B लिखना है, थोड़ा हमने उल्टा लिख दिया था, तो 10A प्लस B और 10B प्लस A, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे हो जाएगा 11A और 11B। जब आप 11 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा A प्लस B। अब A प्लस B बच रहा है, तो क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? नहीं सर, ये तो 11 का फैक्टर है, तो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, और यहां पे बिना गारंटी वाला सामान नहीं बिकता भाई। गणित में जिस चीज की गारंटी है वही कहा जाता है, तो यहां पे हम कहेंगे फॉल्स, क्योंकि 11 से डिविजिबल है और 11 कहां पे पूछा नहीं है। 9 से डिविजिबल होगा यदि A प्लस B करने पे 9 का फैक्टर आ रहा है तो, पर हर एक केस में नहीं होगा। और सुनो एक बात ध्यान की और ज्ञान की कि भैया अगर आपको सही होना है, अगर आपको ट्रू होना है तो सारे केसेस में ट्रू होना पड़ेगा, और यदि फॉल्स होना है तो एक भी केस काफी है। तो मतलब ट्रू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सारे केसेस में। यहां पे कुछ केसेस में होगा कुछ में नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। चलिए एग्जाम्पल 10 है आपका कि एक नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 4, ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 4 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 8। या एक नंबर है जो कि 2 और 4 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, परंतु किंतु क्या वो 8 से डिविजिबल होगा? अब यहां पे आप थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक नंबर है 20, क्या 22 से डिविजिबल है? जी हां सर, यस। क्या 24 से डिविजिबल है? यस। क्या 28 से डिविजिबल है? नो। 8 2 होता है 16, तो हर 2 और 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 8 से डिवाइड होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमने यहां पे एग्जांपल भी दे दिया, और अभी कुछ क्षण पहले ही मैंने कहा था ट्रू होने के लिए सारे केसेस, फॉल्स होने के लिए एक भी काफी है। तो अगर ये एक भी केस मिल गया तो हम क्या लिख देंगे, ये क्या है, ये है
FALSE फॉल्स, ऐसे तो और दिख जाएंगे। जैसे एक होगा हमारे पास 36, ठीक है, 2 के टेबल से यस, 4 के टेबल से यस, 8 के टेबल से नो, बिकॉज 8 4 होता है 32। ऐसे ही 44 हो गया। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होंगे जिसमें क्या होते हैं, जो कि 2 और 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए स्क्रीन पे सफाई और अगले प्रश्न की ओर चढ़ाई। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है कि a 3 digit number 4 to 9 is divisible, 4 to x is divisible by 9, find the value of x। अब देखो यहां पे डिविजिबिलिटी का यूज करके क्या सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि 4, 2 और x है, ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है, तो कितना होगा x का वैल्यू? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो dr रूल, dr ऑफ 9 मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 सेज दैट कि यदि किसी नंबर को जोड़ने पे, तो 4 + 2 + x करने पर 9 से डिविजिबल हो जाए उनका सम, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं कि हाँ वो नंबर डिविजिबल है। जैसे यहां पे हो जाएगा आपका 6 + x। अब x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ऐसा नंबर दे दे कि वो भैया आपके इस पूरे फ्रैक्शन को डिविजिबल बना दे। सर रखिए x की वैल्यू 0, जब आपने रखा 0 हो जाएगा 6/9, नहीं डिवाइड हो रहा। चलिए फिर रखते हैं सर 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी आपने। जैसे आपने रखी x की वैल्यू 1, 6 और 1 7/9, अभी भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आपने रखी 2, 6 और 2 हो गया 8/9, फिर भी डिविजिबल नहीं है। हाँ मुझे पता है, आपको जवाब मिल गया है, उत्तर है मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए। 6 + 3 हो जाएगा 9, 9/9 करने पे आपका जवाब कितना आएगा? 6 + 3 हो जाएगा 9, तो 9/9 करने पे 1 आएगा। ऐसे तो हम इसमें 3 के अलावा मान लीजिए आप इसमें 12 भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप चाहिए तो 18 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु हम लोग हमेशा कौन सी वैल्यू ढूंढते हैं? सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और हमारा जवाब होगा x = 3, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 3 रखेंगे 423 पक्का 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 9 चौके हो जाएगा 36, कितना बचा? 4 और 2 बचेगा 6, 6 33 हो जाएगा, तो 9 7 जा 63, ठीक है। तो आसानी से डिवाइड हो गया यहाँ पे। बस क्या था हमारा यहाँ पे मंत्रा कि 9 की डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए और किस तरीके से वो अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना है। चलिए एग्जांपल 12 क्या बोल रहा है आपसे? a और b की वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो उपरोक्त प्रश्न में जो आपके सामने दिख रहा है उसमें बोला गया है कि एक नंबर है 4 1 a, उसमें यदि b और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, ये हम ऐड करेंगे तो हमारा जवाब आना चाहिए 512। क्या करोगे इसको आप? सर अब a + 4 करने पे 2 आ रहा है, मतलब 4 से छोटा तो आ नहीं सकता, तो हम आगे बढ़ेंगे। यदि a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 4 और 1 5। अगर a की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 6, नहीं चलेगा। a की वैल्यू 4 पे भी नहीं चलेगा, 4 और 4 8। a की वैल्यू 6 पे चलेगा क्या? 6 और 4 10, नहीं चलेगा। a की वैल्यू 8 किया तो चल गया 8 और 4 12, तो a की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू हो गई 8। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। अब यहां पे आप देखिए, अगर आप कैरी करेंगे, ठीक है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, और बेसिकली हो सकता है b की वैल्यू यहां पे होगी। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो b की वैल्यू यहां पे आपको पता करनी है कि 1 और 1 जोड़ने पे आ रहा है 2, आपको चाहिए 1, वो कैसे आएगा? सर अब 1 तो पहले से ही है, 1 और 1 2 लिख लेते हम लोग क्योंकि कैरी करके भी आए। 2 × 3 करेंगे 5 आएगा, 2 × 4 करेंगे 6, 7 करेंगे 8, ठीक है, 7 करेंगे 9, 8 करेंगे 10, 9 करेंगे 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू यदि 9 रखी तो 9 और 2 11, 1 तो आ गया, 1 आप कैरी कर सकते हैं, 4 और 1 5। तो इसके थ्रू आपने निकाला कि b की वैल्यू होगी 9। तो यहां पे आ गया 8, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 9। यहां पे लिख लेते हैं भाई a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 9। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। क्या थी आपकी ट्रिक कि आपको सारे कैलकुलेशन एक बार ओपन माइंड से करने हैं, ऐसे ही थोड़ा रैंडमली कुछ भी नहीं सोचना, थोड़ा सोच समझ के सवाल को अप्रोच करना है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब एग्जांपल नंबर 13 है हमारे यहाँ पे, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सवाल आपको काफी कुछ पूछेगा इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, सपोज दैट डिवीजन x डिवाइड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 4। मतलब जब आपने x को डिवाइड किया है
क्या किया है, डिवाइड किया है। जब आपने x को डिवाइड किया है 5 से, माफ कीजिएगा, x को डिवाइड किया आपने 5 से, तो सब डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 4। एंड द डिवीजन x डिवाइड बाय 2 लीव्स द रिमाइंडर 1। और जब आपने इसी x को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है कितना, रिमाइंडर आ रहा है सब डिवाइड होने के बाद r इक्वल टू 1। अब आपको बताना है फाइंड द वंस डिजिट ऑफ x। अब यहां पे ध्यान दो, अगर आपने x को 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 4, तो आप क्या लिखोगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में सर हम लिखते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और यहां पे हम लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू, यहां पे हमने लिख दिया b, चलिए यहां पे लिख दिया a, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे, अर्थात 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1, ठीक है, और 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। अब देखो यहां पे सबसे छोटा नंबर जो यहां पॉसिबल है, हम क्योंकि इससे शुरू करेंगे बिकॉज ये ज्यादा बड़ी टेंशन है, क्योंकि 2 से डिवाइड करना वैसे तो आसान है। चलो, जब आप 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा नंबर पॉसिबल आएगा, भाई शून्य रखा आपने एक ही वैल्यू, तो आपका आंसर आएगा x की वैल्यू है 4। ठीक है, क्या इस 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा? नहीं सर, जब हम इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली कंडीशन, अगला क्योंकि ये हो गया रिजेक्ट, तो कुछ नई वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। एक ही वैल्यू रखी आपने 1, 5 इंटू 1 करने पे आपको मिलेगा 5, 5 प्लस 4 करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 9। कितनी मिलेगी? 9 मिलेगी। अब इस 9 को आप इस वाली कंडीशन में चेक करो, क्या 9 को 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है? यस सर। तो क्या हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 9 होगी? जी हां सर। चलिए एक वैल्यू तो मिल गई, अब थोड़ा और गहन चिंतन मनन करते हैं कि कृपया एक ही वैल्यू आएगी कि कुछ ज्यादा भी आ सकती है। चलिए ये तो हो गया। अब रखा हमने a की वैल्यू 2, 5 2 10, 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, जो कि 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये केस यहां पे हो जाता है रिजेक्ट, और हम अब आएंगे अगले केस पे जिसमें हो जाएगा a की वैल्यू 3, 5 3 15 प्लस 4 करोगे फिर से आएगा 19, तो x की वैल्यू 19, मतलब लास्ट में कितना आया? 9 आया, जो हम पहले ही मार्क कर चुके हैं कि लास्ट में 9 वाला केस चलेगा। तो या तो 9 आएगा या 19 आएगा या 29 आएगा, तो कुल मिला के जो आपकी 1 से डिजिट है वो तो हमेशा 9 ही रहेगी। तो मतलब हमने यहां पे क्या देखा कि भाई x की वैल्यू की यूनिट डिजिट क्या होगी? हमेशा 9 होगी, क्योंकि जब आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर आएगा 4, और आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। मतलब हमने इस सवाल को सही तरीके से कर लिया सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। आपको समझ में आया? देखिए, देखने में, पढ़ने में, समझने में, सवाल में थोड़ा यहां पे डिफरेंस है। देखने में लगता है बहुत आसान है, पर जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए पूरी सावधानी से सवाल को सॉल्व करें, क्योंकि ये सवाल ऐसा होता है अगर आपने हल्की सी भी गलती कर दी तो टीचर आपको 4 से सीधा 0 पे लाके छोड़ देगा। तो इतना ज्यादा बड़ा नुकसान आप सह नहीं पाएंगे हमारे खासा गणित में, तो इसलिए ध्यान से सवाल को सॉल्व करें। चले, इसी के साथ हमारा बी पार्ट भी समाप्त हो चुका है। अब हम आ गए हैं पार्ट सी पे, जो कि है एक्सरसाइज पार्ट, और यहां से आपके लिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले आपके पास 17 सवालों का सेट 1 से लेकर 17 तक, जो कि है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें हम इंग्लिश में MCQ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? बहुविकल्पीय, मतलब बहुत सारे विकल्प है, कोई भी एक चुन लीजिए। चलिए, सबसे पहले बोल रहा है आपसे जनरलाइज्ड फॉर्म पूछ रहा है किसका? 4 डिजिट नंबर का। अब ध्यान देना, यहाँ पे कहां पे टीचर आपको घुमाने का प्रयास कर रहा है। मेन जो यहां पे आपका फोकस रहना चाहिए वो इस पे रहना चाहिए। जैसे इंसान ये पढ़ता है ना 4 डिजिट नंबर, वहीं पे शुरू हो जाता है 100A प्लस 10B प्लस 10C प्लस D को मार्क कर दीजिए। अरे भैया मार्क करो, आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देखो। वो ABCD नहीं बोल रहे हैं 4 डिजिट नंबर को। यदि ABCD होता 4 डिजिट नंबर, तब तो पक्का होता 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। ये तो गारंटी है, लिख के ले लो। लेकिन अगर उन्होंने घुमा दिया आपको, केवल लास्ट में घुमाए, देखो DC लिख दिया है, तो अब जब इसके हिसाब से घुमाए तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा कि 1000A 100B 10D हो जाएगा, C की जगह 10D
और डी की जगह यहां पे आ जाएगा सी, क्योंकि इन्होंने घुमा दिया है आपको थोड़ा सा, परंतु ये हमें इतना भी नहीं घुमा सकते, थोड़ा सा ही घुमा सकते हैं। हमने इनके घुमाव को पकड़ लिया, मतलब इनका जो ट्रिक था वो पकड़ लिया और उस हिसाब से अपना जवाब मार्क किया है ऑप्शन सी, दैट इज 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 डी प्लस सी। यदि जल्दबाजी करेंगे तो पक्का नुकसान होगा, इसलिए कृपया ध्यानपूर्वक इस सवाल को सॉल्व करें। चलिए यहां होगी स्क्रीन क्लियर। अब हम मूव करेंगे अगले पार्ट की ओर, उससे पहले एक बार आंसर को वेरीफाई। ऑप्शन सी हरे रंग से टिक हो गया, ग्रीन सिग्नल मतलब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। जनरलाइज फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर एक्स वाई। सिंपल क्वेश्चन, एक्स वाई का जनरलाइज फॉर्म बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर है तो एक्स है 10 प्लेस पे तो 10x प्लस वाई है 1 प्लेस पे तो 10x प्लस वाई, मतलब ऑप्शन बी होना चाहिए इस सरल से सवाल का सरल सा जवाब। चलिए कंप्यूटर जी ने हरे रंग से कर दिया है टिक, मतलब आगे बढ़ने का अवसर। चलो प्रश्न क्रमांक 3, इस दिए हुए जनरलाइज फॉर्म को आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1000 ए मतलब कौन सी प्लेस सर, 1000 प्लेस, ठीक है। 10b मतलब कौन सी प्लेस सर, ये तो 10th प्लेस है, लेकिन जितना गणित हमने पढ़ा है उसमें बीच में क्या आती है सर, 1000 के बाद 100 प्लेस आती है, जो कि यहां पे नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे, क्योंकि वो एब्सेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको गायब ही कर दिया, ठीक है। और सी हो जाएगा यहां पे 1 प्लेस। अब अगर आप इसको सीधा लिखते हैं ए बी सी, तो उसका क्या तात्पर्य होगा कि 100a प्लस 10b प्लस सी, लेकिन एक्चुअली तो कुछ और था। तो ये जो आपने यहां पे जो सवाल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो सवाल में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया, इस चीज का कुछ एक संकेतक एक नंबर होना चाहिए, तो वो नंबर हमने क्या डिसाइड किया, 0 डिसाइड किया, क्योंकि 0 आपके नंबर को असर नहीं करेगा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि A0 BC, क्योंकि सिंपल सरल रीजन है कि यदि आप वो बीच वाले पार्ट को जो कि मिसिंग है, जो कि नहीं है, अगर उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उसके लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए कोई निशान चिन्ह नहीं छोड़ेंगे, तो वो गलत मीनिंग कैरी फॉरवर्ड करेगा, जो कि गणित के हिसाब से बहुत ही गलत हो जाएगा। देखिए अगर आप वहां पे नहीं छोड़ेंगे गैप, तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, जो कि ये मीनिंग कैरी करेगा, न कि ये। और कैरी कौन सा करवाना था, ये वाला। बताना ये चाह रहे थे, बता दिया, ये तो गलत हो जाएगा ना, मतलब पहुंचाना था जयपुर, पहुंचा दिए जोधपुर, तो गलत हो जाएगा भाई साहब। इसीलिए सटीकता के लिए और सही लिखने के लिए आपको बीच में 0 यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा 100 प्लेस के लिए, क्योंकि उसके बारे में सवाल में कुछ भी चर्चा नहीं है, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? एक बार कंप्यूटर जी से अपना आंसर चेक कर लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है, देखिए ऑप्शन सी, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर, जो हम पहले ही कर चुके हैं, और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले एक और चीज, फिर से एक बार रिमाइंडर कि 1000 फिर 100 फिर 10 फिर 1, हमेशा यही सिलसिला चलेगा। अगर इनमें से कुछ मिसिंग है तो उसको कौन बताएगा, एक शून्य नामक संख्या है, जो कि किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी वैल्यू को शून्य कर देती है, इसलिए वो यूज किया जाता है। चलिए बैक टू बेसिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे कि लेट ए बी सी बी अ 3 डिजिट नंबर। ए बी सी एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। आगे ये तो हमारे लिए कुछ बेसिक जानकारी हो गई, आगे की जानकारी पता करते हैं। अब क्या बोल रहा है वो आपसे, उसके बाद 3 डिजिट नंबर, देन ए बी सी माइनस सी बी ए इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय, इनमें से किससे वो डिविजिबल नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, मतलब 100a प्लस 10b प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करना है आपको CBA, तो क्या हो जाएगा सर, 100c प्लस 10b प्लस a, इसको करना है आपने माइनस, ठीक है सर। सर 100a में से a माइनस होगा तो हमें मिलेगा 99a, बहुत बढ़िया। और ये 10b से 10b माइनस तो 0 हो जाएगा, फिर यहां पे हो जाएगा c माइनस 100c, तो माइनस 99c हो जाएगा, ठीक है। देखो हालांकि दोनों का यहां पे 100a है और 100c है, पर उनको आप माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि सर क्योंकि ये दोनों a और c अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए a को a से माइनस किया, c को c से माइनस किया, और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव, इसलिए हमने यहां पे माइनस साइन लगाया। अब ये 99 को यदि आप कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास बचेगा a माइनस c, ठीक है। 99 को आप चेक करें, उसको आप 9 into 11 भी लिख सकते हैं, मतलब
इनको सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आएगा उसके फैक्टर्स में 9 भी होगा, 11 भी होगा और a माइनस सी भी होगा। अब 9 और 11 यदि फैक्टर हैं तो 9 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा। 18 और 33 को अभी हमें चेक करना पड़ेगा। वो कैसे आप चेक करोगे? तो आप इन्हीं फैक्टर्स को थोड़ा और ब्रेक करोगे कि क्या किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने पे इनमें से कोई नंबर आ सकता है। उदाहरण के तौर पे मैंने 9 को ब्रेक किया 3 इंटू 3। अब आप देखेंगे तो ये नंबर जो है, जो रिजल्ट है वो 33 भी उसका फैक्टर हो गया। 11 इंटू 3 करने पे भी एक फैक्टर आ गया, तो मतलब 33 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो केवल और केवल 18 बचेगा जिससे ये डिविजिबल नहीं होगा। क्या आपको ये समझ में आया? एक बार दोबारा से, दोनों को माइनस करने पे जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके फैक्टर्स हमें पता थे, तो उसके फैक्टर्स को एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि किससे डिविजिबल नहीं होगा। भाई जो फैक्टर्स में है उससे डिविजिबल होगा, जो फैक्टर्स में नहीं है उससे डिविजिबल नहीं होगा। तो 9 फैक्टर में था, 11 था, इसलिए वो दोनों हट गए। फिर 9 और 11 का यूज करके हमने 33 भी एक फैक्टर पता लगाया, तो वो भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? केवल 18 बचा, जो कि इसका फैक्टर नहीं है। इसका मतलब किसका? इस रिजल्ट का फैक्टर नहीं है, ठीक है। और रिजल्ट कैसे मालूम था हमें? एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं पता था हमें, लेकिन हमने माइनस करके कुछ अंदाजा लगा लिया था कि फैक्टर्स क्या होंगे, उसके बेसिस पे हमने एवेलुएट किया। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी। कंप्यूटर जी का हरा सिग्नल। हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 5, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स formed by digits x, y and z of the number x, y, z is divisible by। देखो क्या बोल रहा है? sum of all the numbers formed by digits x, y, z of the number x, y, z is divisible by। इनमें से किससे डिविजिबल होगा? तो देखो यहां पे 100x, ठीक है, प्लस 10y प्लस z, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड एक्स वाई जेड। अब कौन कौन से नंबर बन सकते हैं सर? एक तो ये एक्स वाई जेड बन गया, दूसरा बन सकता है 100y प्लस 10z प्लस x, ठीक है। फिर तीसरा बन सकता है, मान लीजिए यहां पे 100z प्लस 10x प्लस y, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं, जो कि एक्स वाई जेड डिजिट से बन सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार दिखेंगे, ठीक है। अब जब इनको आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सर हमें मिलेगा यहां पे 100 और 10, तो 111x मिलेगा, फिर 111y मिलेगा और 111z मिलेगा। तो ये किससे डिविजिबल है? क्या 111 11 से डिविजिबल है? नहीं सर। क्या 37 से डिविजिबल है? नहीं सर। क्या 37 से डिविजिबल है? यस। जब आप 111 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब ऑल द नंबर्स बोले तो भाई ऑल द नंबर्स हमने पॉसिबल लिख लिए थे, उनको ऐड भी कर लिया था फैक्टर्स में 111, जो कि 37 से डिविजिबल है। 37 को 3 बार जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, 7 या 21, एक या 2 ऊपर, 3 3 9 10 11, तो 111 आता है। और 74 दिया तो 74 भी आपका आंसर नहीं होगा। तो 37 जो कि एक प्राइम नंबर है, और कई बार इंसान के दिमाग में ये आता है अरे 37 तो प्राइम नंबर है, वो कैसे आंसर हो सकता है? पर वो भी आपका आंसर हो सकता है। क्या आपको ये समझ में आया? ऑल द नंबर्स पॉसिबल थे, तो यहां पे आपने ऑल द नंबर्स पॉसिबल लिख दिए, फॉर्म जो हो सकते हैं, और उसके बाद आंसर निकालो तो 37 से डिविजिबल है। एक बार हम कंप्यूटर जी से पहले पूछ लेते हैं, उनका जवाब क्या आ रहा है? उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी, मतलब उन्होंने भी हरा रंग जला दिया है, जो कि हमारे लिए है आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण सिग्नल। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोल रहा है? अ 4 डिजिट नंबर, एक 4 डिजिट का नंबर है, AABB इज डिविजिबल बाय 55, ठीक है। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B इज योर आर। B की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? चलो 4 डिजिट नंबर है भाई AABB, और ये किससे डिविजिबल है? 55 से डिविजिबल है, ठीक है। आपको B की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, ठीक है। अब जरा यहां पे ध्यान दो, 55 का टेबल बताना जरा मुझे, पूरा तो याद होगा नहीं हम में से किसी को, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली सर 55 1 जा होता है 55, 55 2 जा होगा सर 110, 55 3 जा होगा सर 1 कितना होगा 165, है ना। 3 से करेंगे, 5 से 15, 5 है एक ऊपर, हाँ जी हाँ बिल्कुल। 55 4 जा कितना होगा सर 220। ध्यान देने वाली बात, यदि आप इसके 1 डिजिट की ओर ध्यान दें
और मैं केवल 1 डिजिट की ओर ध्यान देने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये बी के बारे में पूछ रहा है, जो कि हमारे एक्चुअल नंबर की भी 1 से डिजिट है। किसके बारे में पूछ रहा है? बी के बारे में, जो कि एक्चुअल नंबर की क्या है? 1 से डिजिट है। तो क्योंकि 1 से डिजिट की चर्चा हो रही है, बी की चर्चा हो रही है, इसलिए हमने भी उन नंबर्स की 1 से डिजिट पे थोड़ा आपको ध्यान देने के लिए कहा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे जो बी की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं 5 और 0 ही आ रही हैं। और मुझे कैसे पता चला? क्योंकि सर आपने कहा नंबर 55 से डिविजिबल है। डिविजिबल होने का मतलब साहब है कि भाई वो नंबर 55 के टेबल में आता है, तभी तो डिवाइड हो रहा है, वरना डिवाइड कैसे होगा? वरना रिमाइंडर बच जाएगा। डिविजिबल का मतलब है कि पूरा डिवाइड हो रहा है। तो आपका रिमाइंडर या तो 5 हो सकता है, या आपका जो बी की वैल्यूज है, माफ कीजिएगा, या तो वो 5 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, क्योंकि 55 के टेबल में यही दो आती है, इसके अलावा कोई और पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो 0 और 5 मतलब ऑप्शन सी आपका जवाब होना चाहिए, इसलिए उसी को हम मार्क करेंगे और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर जिसे वेरीफाई कर लेते, वरना हम नाराज हो जाएंगे, फिर अटक जाएंगे, चलेंगे नहीं, फिर हम कहां से पढ़ाई करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे कि लेट ए बी सी बी अ 3 डिजिट नंबर। एबीसी एक 3 डिजिट नंबर है, तो एबीसी प्लस बीसीए प्लस सीएबी इज नॉट डिविजिबल बाय, चलो 3 डिजिट नंबर है तो क्या हो जाएगा सर? 100A प्लस 10B प्लस सी, या पहले भी कर चुका, अभी थोड़ी देर पहले ही, फिर हो गया 100BC है तो 100B प्लस 10C प्लस A, फिर हो जाएगा 100C प्लस 10A प्लस B, सबको ऐड करेंगे तो 111A, 111B और 111C। यदि आप कंफ्यूज होते हैं कि 111A, 111B, 111C कहां से आता है, देखो 100, 10 और 1 कितना हो गया? 110 और 1 111, ठीक है। 1 1 1 आपने कॉमन लिया तो आपके A प्लस B प्लस C आ गया। 1 1 1 को भी आप ब्रेक करेंगे तो 37 इंटू 3 इंटू A प्लस B प्लस C, मतलब इन तीनों को ऐड करने के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसके फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। क्या है फैक्टर्स सर? या तो 37 या तो 3 या तो ABC, ये 3 फैक्टर्स हैं। तो इन तीनों के अलावा अगर कोई होगा तो वो नॉट डिविजिबल होगा। और ध्यान दें सवाल में हमें नॉट डिविजिबल पूछा है, तो ABC, 3 और 37 ये तीनों तो हमें दिख रहे हैं, तो इन तीनों को हम कर देंगे हमारे आंसर से रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। बचा क्या भाई? बहु विकल्प में से एक एकल विकल्प हो गया भाई, एक ही जवाब मिल रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ऑप्शन डी। हम 9 को मार्क करते हुए इस प्रश्न का आंसर कंप्यूटर जिसे पूछेंगे उनका जवाब भी आ रहा है, आंसर D9, तो मतलब हमने यहां पे सही सॉल्व किया है। स्क्रीन क्लियर? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अ 4 डिजिट नंबर 4AB5 इज डिविजिबल बाय 55। फिर से क्या बोल रहा है आपसे? एक नंबर है 4AB5 इज डिविजिबल बाय 55, देन B माइनस A क्या होगा? इस बार आपसे ये पूछ रहा है। तो पिछले सवालों के मुकाबले में यहां थोड़ा सा आपको घुमाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए ये 55 से डिविजिबल है, मतलब 55 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 55 को ब्रेक करने पे आपको मिलता है 11 इंटू 5, ठीक है। तो मतलब नंबर देखो 5 से डिविजिबल है, इसका प्रूफ तो एक ये हो कि भाई लास्ट में 5 आ गया, ठीक है। लेकिन 11 से डिविजिबिलिटी जब आप चेक करते हो तो आप इस चीज को भी पिक्चर में लेके आते हो। कैसे? 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है भाई? 11 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि इनको सब्ट्रैक्ट करने पे किसको? इवन वालों को ऐड करना है, ऑड वालों को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है, तो हमें मालूम चल जाएगा भाई कौन किससे डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल यहां पे 4 प्लस बी है और A प्लस 5, ये आपने क्या किया? इवन वालों को ऐड किया और ऑड वालों को ऐड किया, ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन को, फिर उनको करना है आपने सब्ट्रैक्ट, आपने वो भी किया, तो आपको मिलेगा 4 प्लस बी माइनस A और यहां मिलेगा आपको माइनस 5, तो कुल मिला के मिलेगा आपको B माइनस A माइनस 1। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि या तो ये 0 के बराबर हो या फिर 11 से डिविजिबल हो, वैसे नंबर के रूप में है, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा, मान लीजिए हमने अगर 0 के बराबर रखा तो आपको मिलेगा यहां पे B माइनस A इज इक्वल टू 1 के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ B माइनस A किसके बराबर हो जाएगी सर? 1 के बराबर, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यहां पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे किसको? इवन पोजीशंस वालों को और ऑड पोजीशंस वालों को सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आएगा तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा।
यहां पे भी हमने सब्ट्रैक्ट किया 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, क्योंकि उसी के थ्रू हमें b माइनस ए मिल सकता था, अदरवाइज तो b माइनस ए लाने का कोई स्कोप यहां पे नहीं बन रहा था। तो इस क्वेश्चन में हमने कौन सा यूज किया, तो इस क्वेश्चन में हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 11 यूज किया। हालांकि डिविजिबिलिटी डिविजिबल था 55 से, पर जब कोई नंबर 55 से डिविजिबल होगा तो उसके सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल होगा तो वो गारंटीड 9 से डिविजिबल होगा, 6 से होगा, 3 से होगा, 2 से होगा। पक्का लिख के ले लो, चाहिए तो ट्राई करके देख लो, पर ऐसा हमेशा होता है। इसीलिए 55 से डिविजिबल मतलब 11 और 5 से भी डिविजिबल, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करके आपने अपने आंसर को प्राप्त किया। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन बी, मतलब हमने ठीक सॉल्व किया है। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 9 की ओर, जो क्या बोल रहा है हमसे कि इफ मतलब यदि ABC इज अ 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर है ABC, ठीक है, देन नंबर ABC माइनस A माइनस B माइनस C इस डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल होगा। यदि ABC 3 डिजिट नंबर है तो वो क्या हो जाएगा सर, 100A प्लस 10B प्लस C माइनस A माइनस B माइनस C होना चाहिए। यस सर, तो प्लस C माइनस C कैंसल, जी हाँ बिल्कुल। 100A में से माइनस A किया तो 99A मिलेगा, फिर 10B में से B माइनस किया तो माइनस 9B मिलेगा। इन दोनों में से आप 9 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा 11A माइनस B, मतलब इसको माइनस करने पे जो रिजल्ट मिलेगा उसके फैक्टर्स हमें यहां प्राप्त हो गए हैं, जो कि है 9 इंटू 11A माइनस B। तो मतलब 9 एक फैक्टर है, मतलब ये 9 से डिविजिबल होना ही चाहिए, तो हम जवाब में 9 मार्क कर देंगे। अच्छा, अगर इंसान सोच रहा है कि सर 11 भी आ गया तो 11 भी मार्क कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 11 मल्टीप्लीकेशन में नहीं आया है पूरे के, 11A है वो, तो वहां पे 11A करने पे नंबर अलग हो जाएगा और माइनस B भी करना है उससे, तो ये पूरा एक फैक्टर है, अकेले 11 नहीं है, ये पूरी क्वांटिटी जो है जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरी फैक्टर है, इसलिए केवल 11 आपका आंसर नहीं हो सकता। कंप्यूटर जी हमारा जवाब वेरीफाई कर देंगे यहाँ पे, और उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए 9। हरे रंग का मतलब है भाई ग्रीन सिग्नल हमेशा क्या होता है लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है आपसे, अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, एक 6 डिजिट नंबर बनाए कैसे, रिपीट करने से। देखो 256 एंड 256 दो बार है, बस इसी तरीके से। चलिए अब आपसे क्या बोल रहा है कि ये जो नया नंबर बना है ये इनमें से किससे डिविजिबल होगा। डरने की घबराने की कोई बात है नहीं, आपको क्या करना है सर, हमको यहां पे लिखना है इसको जो जिस फॉर्म में हम लिखते हैं उसी में, कि भाई 100A प्लस 10B प्लस C, लेकिन सर 6 डिजिट है, समझ गया मैं आपकी बात, तो भाई ये बाद में आएगा ना। आप शुरू कहां से करोगे, सबसे लास्ट वाली वैल्यू से, तो C प्लस 10B प्लस 100A। अब क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है वैल्यूज का, तो 100 के आगे यहां पे आ तो जाएगा प्लेस वैल्यू का 1000, पर नंबर कौन सा है, डिजिट कौन सी, वही C है, तो इसलिए वापस आ गया। फिर प्लस किया यहां पे आपने, तो एक और आ जाएगा यहां पे, तो 1 2 3 4, हाउ मेनी जीरो सर, 3 के बाद 4 जीरोस तो B, उसके बाद 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां पे कितने 4 जीरोस तो 5 जीरोस, और यहां पे A। देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, जीरोस इंक्रीज होते जाते हैं। अब आप चाहें तो इन्हें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें किससे डिविजिबल है ये पता करना है, तो एक जैसे नंबर्स को हम साथ में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 0 प्लस करोगे 100 तो 100 A, ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 B, ठीक है, क्योंकि यहां पे 10B है, और लास्ट वाला हो जाएगा प्लस 1 0 0 1 C। ध्यान से देखोगे अगर तो 1 0 0 1 सब में आ रहा है, तो शायद उसको आप कॉमन ले सकते हो, तो यहां पे हो जाएगा 1 0 0 1 कॉमन, 100A प्लस यहां पे हो जाएगा 10B प्लस C। अब अगर आप यहां कंफ्यूज हो गए तो देखिए भाई साहब, आपको हम डिटेल में समझाते हैं कि ये जो है ये था 1 0 0 1 इंटू 100 करने पे ये मिलेगा, साथ में है इंटू A, यहां पे 1 0 0 1 इंटू 10 करने पे ये मिलेगा, और ये तो वैसे भी 1 0 0 1 इंटू 1 इंटू C करने पे मिल रहा है। तीनों में से जब आपने 1 0 0 1 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, 100A प्लस 10B प्लस C। तो मतलब जो हमारा ये नंबर्स हैं
इनके बारे में जो हमें जनरल आइडिया वो ये मिल रहा है कि सब में 1001 एक कॉमन फैक्टर होगा, तो हम यहां पे ऑप्शन डी को कर सकते हैं मार्क। एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या कहानी थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि यहां पे कुछ स्पेशल 6 डिजिट नंबर्स का वर्णन किया गया है। क्या है ये 6 डिजिट नंबर्स? सर इसमें ऐसा होता है कि 3-3 डिजिट के पास नंबर रिपीट होने लगता है। भाई 256 256 678 678 एग्जांपल दिए थे, ठीक है। तो हमने भाई पीछे से शुरू किया कि लास्ट डिजिट को हमने माना सी, उसके पहले वाले को बी, उसके पहले वाले को ए, और यही नंबर्स क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो वापस ए बी सी और ए बी सी यही सिलसिला चल रहा है। परंतु हमारे लिए इनकी प्लेस वैल्यू पता होना ही उतना जरूरी है, इसलिए हमने प्लेस वैल्यू का वर्णन किया। जैसे ही हमें प्लेस वैल्यू मिली, जो एक जैसे थे उन्हें हमने ऐड करके यहां पे सॉल्व करने का प्रयास किया और देखा कि क्या चीज कॉमन आ रही है, क्योंकि जो चीज कॉमन आएगी वही हमारा फैक्टर बनेगी। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन डी था वो सही जवाब होना चाहिए। एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे हमारा जवाब वेरीफाई कर दे। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन डी, मतलब हमने और कंप्यूटर जी ने सही सॉल्व किया है। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। क्या बोल रहे हैं आपसे? इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। यदि कोई नंबर है जिसके डिजिट्स जो है वो क्या होते हैं, जिसके डिजिट्स का सम करने पे वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। उदाहरण के तौर पे एक नंबर है ए बी सी, इसमें a प्लस बी प्लस सी करने पे जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? नंबर किससे डिवाइड होगा? देखो डिजिट्स के सम का डिवाइड होना और नंबर का डिवाइड होना दोनों अलग अलग है, लेकिन डिजिट्स के सम का डिवाइड होना किसी के डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, और वो होता है 3 और 9 के केस में। तो जब कोई नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है तो वह नंबर किससे डिविजिबल होगा? वो नंबर भी 3 से ही डिविजिबल होगा। 2 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी हमें 2 से डिवाइड होने वाला डिविजिबिलिटी रूल यहां पे नहीं शो हो रहा है। ये जो लिखा है यहां पे ये एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी रूल है किसका? 3 का। 3 का एक और मित्र है 9, उसका भी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? उसमें सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे पर 9 से नहीं होंगे, तो इसलिए 9 आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 3 पे आप करेंगे अपने उत्तर को चिन्हित। बहुत ही आसान सवाल, एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है 3। 6 क्यों नहीं होगा? बिकॉज 6 होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ता है, जिसके बारे में यहां तो कोई जानकारी नहीं है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अब हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है, एंड z इज एन ऑड डिजिट, देन द 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड इज। अब क्या होगा? देखो यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, मतलब सम ऑफ डिजिट जो है, जो सम ऑफ डिजिट है वो क्या है? वो 6 है। और यदि सम ऑफ डिजिट 6 होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर यदि सम ऑफ डिजिट 6 है और सम 3 से डिविजिबल है तो मतलब पक्का नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। और आपके ऑप्शन देखो, एक्स वाई जेड 3 से डिविजिबल है, मतलब क्या हुआ? मतलब डिवाइड, मतलब एक्स वाई जेड इसका क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। एक्स वाई जेड इज अ मल्टीपल ऑफ 3। डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है? एक और वे है कहने का कि भाई एक्स वाई जेड इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। डिविजिबल होने का एक तात्पर्य यह भी होता है कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब यहां पे आपसे देखो क्या बोल रहा है कि आपको सिर्फ ये नहीं बताना है मल्टीपल है कि नहीं है, भाई इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है वो भी बताना है, और 3 6 9 किसका ये भी बताना है। देखो सम आ रहा है 6 के बराबर, ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो 9 का मल्टीपल तो नहीं हो सकता, ठीक है। सम आ रहा है 6 लेकिन लास्ट में ऑड है। अब लास्ट में ऑड का मतलब क्या होगा कि सर 6 का भी मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि सर 6 का मल्टीपल होने के लिए आपको 2 से भी डिविजिबल होना पड़ता है, और यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट में क्या होगा? इवन नंबर ही होगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है। अब बचा क्या? या तो एन ऑड मल्टीपल ऑफ 3 है या फिर इवन मल्टीपल ऑफ 3 है। अब इवन मल्टीपल ऑफ 3 का तात्पर्य क्या होता है? सर मतलब लास्ट में आ रहा है इवन नंबर, यहां पे क्या चाहिए आपको? ऑड नंबर, क्योंकि ये दिया है ऑड है। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि एक्स वाई जेड इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने इससे चेक किया कि किससे डिविजिबल है, वेदर 3 से, 6 से कि 9 से।
ठीक है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट बताता है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 से तो डिविजिबल हो गया पर 9 से डिविजिबल नहीं है। और जो z इज ऑड डिजिट जो इंफॉर्मेशन थी उससे हमने डिसाइड किया कि वो नंबर इवन है कि ऑड है, और उसकी वजह से हमारे काफी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हुए। तो ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब आ रहा है सबसे सटीक। एक बार कंप्यूटर जी से भी पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए। तो मतलब हमने और कंप्यूटर जी ने ठीक सॉल्व किया है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 क्या बोल रहा है आपसे कि 5a और b3 को जोड़ने पे आ रहा है 65। 5a और b3 को जोड़ने पे आ रहा है 65। मतलब 3 में क्या ऐड कर दिया जाए कि वो 5 हो जाए? सर ये तो इजी है, 2। ठीक है, तो 2 + 3 करने पे आएगा 5 और 5 + 1 करने पे आएगा 6। तो भाई a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। एकदम सरल था ये। अब देखो यहां पे बहुत ही बारीक सा अंतर है भाई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, इंटरचेंज कर दिया। और यदि आपने थोड़ी सी भी केयरलेसनेस दिखाई तो आप जल्दबाजी में ऑप्शन डी भी मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कृपया ऐसी गलती ना करें, ऑप्शन सी को एकदम ध्यान पूर्वक मार्क करते हुए आगे बढ़े। कंप्यूटर जी कृपया हमें आगे बढ़ने में मदद करें। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, a3 + 8b, a3 + 8b करने पे आपको मिल रहा है 150। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई a + b की वैल्यू क्या होगी। 3 में क्या ऐड कर दिया जाए कि वो 0 हो जाए? सर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड तो नहीं कर सकते। क्यों भैया? एक बात बताओ, जब आप 3 में 2 ऐड करोगे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 3 में 3 ऐड करोगे 6 मिलेगा। 3 में 4 ऐड करोगे 7 मिलेगा। 3 में 5 ऐड करोगे 8 मिलेगा। 3 में 6 ऐड करोगे 9 मिलेगा। 3 में 7 ऐड करोगे तो 10 मिलेगा। 0 मिला कि नहीं मिला? जी हाँ बिल्कुल। तो यहां पे b की वैल्यू आएगी 7 पक्का, क्योंकि भाई 3 + 7 करने पे आएगा 10, तो b की वैल्यू 7। 0 यहां 1 कैरी। अब यहां पे a + 1 + 8 करने पे 15 आ रहा है, तो भाई 1 + a + 8 करने पे 15 आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर वैसे तो 7 और 8 होता है 15, पर अगर a 1 पहले से हमारे पास कैरी फॉरवर्ड का है तो a की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 6 एक 7 और एक 8 हो जाएगा 15, तो पूरा परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो भाई b की वैल्यू थी 7, a की वैल्यू हमें मिली यहां पे 6। 6 और 7 जोड़ने पे आता है 1 3 13 13। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं कि क्या सही है जवाब मेरा। ये तो थोड़ी सी शायरी हो गई, चलिए देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए 13 सही है, तो हमारा जो जवाब आया था 13 सही है जवाब मेरा। तो इसी के साथ हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर सवेरा। नहीं तो चलो प्रश्न क्रमांक 15 क्या बोल रहा है आपसे यहां पे कि if 5a into a करने पे मिल रहा है कितना? 399 मिल रहा है। मतलब 5a into a करने पे मिल रहा है 399। तो अब दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है, मतलब एक ही नंबर जिसे स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है, ढूंढो। सर या तो 3 × 3 करिए, 3 3 से 9, लेकिन क्या 53 × 3 करने पे आएगा 399? मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। 3 3 से 9, 5 3 से 15 है, ये तो 159 पे ढेर हो गया। हमें तो कितना चाहिए? हमें तो 399 चाहिए। उसके अलावा ऐसा कोई नंबर जो स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे 9 आए? सर 7 7 7 जा 49, बिल्कुल ठीक। तो 57 × 7 यदि आप करेंगे तो शायद वो 399 के पास आ जाए। 7 7 जा 49, 9 5 जा 45, आपका आंसर आएगा 399। कितना आएगा आपका आंसर? 399। तो ए की वैल्यू क्या मिली आपको? सी, दैट इज 7। यहां पे आपको कौन सा चैप्टर यूज हुआ? एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का कक्षा 8वीं का, एनसीईआरटी कक्षा 8वीं, उसमें चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। यहां पे हमने वही चेक किया कि किस नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है। तो फिर भाई रेगुलर रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपको पक्का अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ऑप्शन सी 7 हमने यहां पे मार्क किया था पहले भी, तो हमारा जवाब ठीक है। अब हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है आपसे कि 6a × b करने पे क्या मिल रहा है आपको? a 8b मिल रहा है। ठीक है, तो 6a × b करने पे आपको मिल रहा है a 8b। आपको क्या बताना है? आपको a - b की वैल्यू बतानी है। ठीक, अब सबसे पहले यहां पे ध्यान हम डालेंगे इस वाले पार्ट पे। ठीक है, दैट इज a × b करने पे b आ रहा है, मतलब
एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करने पे दूसरा ही नंबर आ जा रहा है, ठीक है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा होने के चांसेस एक ही समय होते हैं जब a की वैल्यू हो 1। 1 में आप 4 मल्टीप्लाई करें आपको 4 मिलेगा, 1 में आप 3 मल्टीप्लाई करें आपको 3 मिलेगा, 1 में आप 2 मल्टीप्लाई करें आपको 2 मिलेगा, 1 में आप 10 मल्टीप्लाई करें आपको 10 मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जब भी आप दो अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपको पहला दूसरा नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने के चांसेस नहीं है। या तो दोनों नंबर सेम हो तब मिल सकता है, या फिर एक ये वाला केस बनता है जब एक वैल्यू हो 1 के बराबर। तो ये जो हमारा पहला वाला पार्ट था उससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि पक्का a की वैल्यू 1 के बराबर ही होगी। उससे के अलावा कोई और वैल्यू होने पे उसको b से मल्टीप्लाई करने पे b मिलना असंभव है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? जी सर। तो अब आपका जो प्रश्न था वो 60a की जगह 61 इंटू बी करने पे 180 और b, यहां पे ऐसा कुछ बन रही है कहानी। अब ये तो आसान है, किस तरीके से भाई? यहां पे देखो b इंटू 1 करने पे b आ रहा है, b इंटू 6 करने पे 18 आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या होगी ये तो हम निकाल सकते हैं। यस सर। सर b इंटू 6 मतलब बेसिकली हो जाएगा इंटू 3, क्योंकि 6 इंटू 3 करने पे 18 आता है, तो b की एक वैल्यू का प्रबल दावेदार हो जाता है 3। एक बार चेक कर लेते हैं। 61 इंटू 3 करने पे 3 1 जा 3, 16 तिया 18, तो मतलब 183 हमारा आंसर एकदम परफेक्टली फिट बैठ रहा है। एक बार दोबारा हमने इसको अप्रोच कैसे किया? तो पहला जो हमने यहां पे अप्रोच लगाया वो ये कि भाई a इंटू बी करने पे कोई वापस b मिले, ऐसा तभी हो सकता है जब a की वैल्यू 1 के बराबर हो। अदरवाइज b को किसी से मल्टीप्लाई करने पे वापस b मिल जाए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा कोई नंबर, ऐसे कोई दो नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। इसलिए a की वैल्यू हमने 1 फिक्स करी। उसके बाद हमने देखा कि भाई b को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जा रहा है। ऐसा कब हो सकता है? जब 6 इंटू 3 करोगे तभी 18 आएगा। तो आपने b की वैल्यू 3 रख के सॉल्व करने का प्रयास किया और आपको परफेक्टली a और b की वैल्यू मिल गई। लेकिन अभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ना, क्योंकि प्रश्न का उत्तर मिलेगा 1 माइनस 3 करने पे, जो कि आपका जवाब देगा -2। एक बार कंप्यूटर जी से अपना जवाब वेरीफाई कर ले, तो उनका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए -2, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। चलिए हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 17 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 99? इनमें से कौन सा नंबर्स 99 से डिविजिबल है? अब 99 से डिविजिबल होने के लिए 99 से डिविजिबल होने के लिए आपको दो कंडीशन पूरी करनी होती है। पहली कंडीशन ये कि भैया आप 9 से भी डिविजिबल हो, और दूसरी है कि 11 से भी डिविजिबल हो। अगर इन दोनों के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे कर दिए तो आप 99 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब 9 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि सर सम ऑफ डिजिट्स करने पे जो भी आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 हो गया 17, 17 और 6 हो गया कितना 23, 23 और 2 हो गया 25, रिजेक्टेड, 9 से डिविजिबल नहीं है। तीसरा वाला देख लेते एक बार पहले के बाद तीसरा, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 हो जाएगा कितना 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 और 2 27, भैया 9 से डिविजिबल है। अब यहां पे इसको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। चलिए ये देख लेते हैं, 1 और 1 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 और 5 हो जाएगा 18, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। चलो लास्ट वाला 5 और 3 8, 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 और 2 हो जाएगा 17, 17 और 4 हो जाएगा 21, 21 और 0 हो जाएगा 21, 21 और 6 हो जाएगा कितना 27। तो ये तीनों है किससे डिविजिबल? 9 से डिविजिबल। तो कम से कम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने से एक चीज तो हो गई हमारी कि ऑप्शन ए तो पक्का नहीं है। अब बात करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी की। वो क्या होता है कि सर इवन वाले एक तरफ, ऑड वाले एक तरफ, और फिर सब्ट्रैक्ट करने पे या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ 11 से डिविजिबल होगा। चलिए इवन वाले मतलब ये ऑड वाले हो गए, ये हो गए इवन वाले, 5 और 3 8, 1 9, ठीक है, 4 और 4 8, 1 9, 9 माइनस 9 हो गया 0, मतलब ये 11 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो ये हमारा प्रोबेबल आंसर। लेकिन भाई देखो दुर्घटना से देर भली, पहले चारों ऑप्शन चेक कर लो उसके बाद आंसर मार्क करो। पहला वाला अभी के लिए चलो मिल गया। अब 1 3 5 7 9 2 को चेक कर लेते हैं। 1 3 5
792, 1 5 9 7 में 5 और 1 10 और ये हो जाएगा 15, 7 और 3 10, 2 12, कितना आया माइनस करने पे 3, तो मतलब ये देखो 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 99 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 5 7 2 4 0 6, 2 4 0 6, ए सारे एक साथ, ऑड वाले इवन वाले एक साथ। चलिए तो ये हो गया 4 और 7 और 3 10, 6 और 4 10, तो 20, और यहां पे 5 में से 2 गया तो 7, मतलब 13, तो ये नहीं है डिविजिबल। तो कुल मिला के सारे ही सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ऑप्शन बी को सही मार्क किया जा सकता है, क्योंकि वो 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है, बाकी तीनों में से और कोई 9 11 दोनों से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी से पूछ लेते उनका जवाब क्या आ रहा है, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, तो मतलब हमने सही सॉल्व किया है। यहां पर हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की ओर, जो कि है सवाल नंबर 18 से लेकर 33 तक का पूरा हिस्सा, जहां पे हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सिंपल। पहला है भाई 3 1 3 4 6 7 3 डिविजिबल बाय 9 एंड डैश, और किससे डिविजिबल होगा? देखो लास्ट में 3 है तो 2 से नहीं, 4 से नहीं, 6 से नहीं हो सकता। 6 से हो सकता है क्या सर? 6 से भी नहीं होगा, बिकॉज 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से होना पड़ता है। ठीक है, चलिए 3 का जो रिश्तेदार है दूर का वो है 9, तो जो नंबर अक्सर 3 से डिविजिबल होता है उसके 9 से डिविजिबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम कैसे चेक करेंगे सर? 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए 3 और 3 और 1 4, 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 7 हो जाएगा कितना? 17 और 7 हो जाएगा सर 24, 24 और 3 27 आ रहा है जोड़ने पे, और क्योंकि 27 9 से डिविजिबल है तो मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब देखो यहां पे ये सवाल कैसे आपको हेल्प कर रहा है। मान लो ऐड करने पे आपका जवाब आता 28, तो आप सोचते कि 28 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, मतलब मैंने पक्का सम करने में कुछ गड़बड़ की है। तो इस तरीके से यदि आपका सम 27 के बराबर नहीं आएगा तो आप उसको ये 3 से डिविजिबिलिटी के वजह से चेक कर सकते हैं कि आपका सम सही है या फिर नहीं है। अगला देख लेते हैं सवाल नंबर 19। 20x3 20x3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इफ x इज डिजिट। अब देखो यहां पे मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 से डिविजिबल है, तभी उसका मल्टीपल बनेगा। तो भाई सम करने पे जो भी आएगा यदि वो 3 से डिविजिबल है तो ही नंबर मल्टीपल बनेगा। सम करोगे अब आपको मिलेगा 6 + x। अब यहां पे देखा जाए तो 6 खुद में 3 से डिविजिबल है, तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तब भी 6 / 3 होगा 3 से डिविजिबल। तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि आपके सम को मेंटेन रखे। ठीक है, मान लो आपने रखी x की वैल्यू 1, तो 6 और 1 हो जाएगा 7, 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 1 नहीं हो सकता। एक वैल्यू 0 आपने रखा 2, 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आपने रखा 3 बिल्कुल डिविजिबल होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 6 और 6 12 बिल्कुल डिविजिबल होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है बिकॉज 9 और 6 करोगे 15 आएगा, वो भी डिविजिबल होगा। 9 के बाद फिर 10 आ जाता है, वो तो हम नहीं ले सकते बिकॉज सिंगल डिजिट ही अलाउड है। तो आपके ऑप्शंस या तो 0 या तो 3 या तो 9, बिकॉज ये वैल्यूज x की जगह पे रखने पे जो भी आपका सम आएगा वो फिर भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब मल्टीपल होने की कंडीशन को ब्रेक नहीं करेगा। उसके अलावा जो वैल्यूज आएंगी वो मल्टीपल होने की कंडीशन को ब्रेक कर सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न। 3x5 इज डिविजिबल बाय 9। फिर से 9 का डिविजिबिलिटी रूल की ऐड करने पे 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 5 और 3 हो गया 8, उसमें एक जोड़ना है x, तो डिवाइड करने पे आना चाहिए 9। अब x की वैल्यू यदि आपने रखी 0 तो हो जाएगा 80, 9 से 8 + 0 हो जाएगा 8/9, वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। x की वैल्यू आपने रखी 1, 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 और 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप रखेंगे 2 तो 8 हो तो 10, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 रखने पे नहीं होगा, 4 रखने पे नहीं होगा, 5 6 7 8 9 रखने पे भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 10 होगा, जो कि आप नहीं रख सकते बिकॉज x इज एट 1 यूनिट या 1 डिजिट है वो। ठीक है, आप 2 डिजिट नंबर नहीं रख सकते हैं। चलिए ये हो गए हमारे पहले 3 सवालों का सेट सॉल्व, स्क्रीन क्लियर। अगला देख लेते हैं सवाल नंबर 21 से 23 तक का सेट है। बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, छोटे छोटे आंसर्स आने चाहिए, ऐसा हमें एक्सपेक्टेड है। चलो, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। एक 2 डिजिट नंबर हो गया AB
और जब आप डिजिट्स को रिवर्स करेंगे वो हो जाएगा BA। डिजिट्स को रिवर्स करना मतलब जहां A बैठा है वहां B बैठेगा, जहां B बैठा है वहां A बैठेगा। डिविजिबिलिटी चेक करने के आप हमेशा इनको प्लेस वैल्यू फॉर्म में लिखते हो, तो 10A प्लस बी और 10B प्लस ए दोनों को जब आप क्या करेंगे, देखो यहां पे सम बोला है तो ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा 11A प्लस 11B। दोनों में से 11 कॉमन आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों को सम करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो 11 का फैक्टर होगा, मतलब वो 11 से डिविजिबल होगा। 11 इंटू ए प्लस बी आ रहा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय व्हाट, दिस टाइम इट इज रिवर्सिंग द डिजिट्स, लेकिन डिफरेंस है तो माइनस करना है। तो पहले आप ऐड कर रहे थे 10A प्लस बी, अब उसी में से 10B माइनस 10B प्लस ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पूरा करेंगे माइनस। तो 10A में से A गया तो 9A, 10B में से B गया तो 9B, आप लेंगे 9 कॉमन, आपके पास अंदर बचेगा A माइनस बी, मतलब 9 इज अ फैक्टर ऑफ द डिफरेंस। अब अगर 9 है फैक्टर ऑफ डिफरेंस तो 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। सवाल नंबर 23, अब क्या बोल रहा है आपसे, द डिफरेंस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर and the number obtained by putting the digits in reverse order is always divisible by। अब देखो यहां पे 3 डिजिट नंबर है, पहले अब तक क्या था 2 डिजिट थे, अब 3 डिजिट नंबर में क्या हो जाएगा सर, 3 डिजिट नंबर की अगर हम चर्चा करें तो नंबर होगा ABC, फैक्टर्स 100A प्लस 10B प्लस C। रिवर्स करने पे क्या मिलेगा सर, जब हम रिवर्स करेंगे इन रिवर्स ऑर्डर तो आपको मिलेगा बेसिकली यहां पे 100C प्लस 10B प्लस ए, ये हो गया रिवर्स ऑर्डर, उल्टा कर दिया एग्जैक्टली। आप इन दोनों करेंगे माइनस, तो भाई 100A माइनस ए करोगे तो 99A माइनस 99C हो जाएगा, है ना, बिकॉज 10B तो माइनस हो जाएगा। फैक्टर्स लेंगे आप तो आपको मिलेगा 99 इंटू ए माइनस सी। 99 को जब आप ब्रेक करेंगे आपको मिलेगा 9 इंटू 11 इंटू ए माइनस सी। तो मतलब इनका जो डिफरेंस है, इनको जो सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आई है उसके फैक्टर्स हैं 9, 11 और a माइनस सी। मतलब 9 एक फैक्टर है, डिविजिबल बाय 9 है, 11 एक फैक्टर है, तो आप यहां पे 11 एज अ आंसर फिल कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? हमने ये पहले भी की है ये सारी चीजें, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस खाली स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा आपकी बार, इससे पहले आपको क्वेश्चन फॉर्म में एमसीक्यू में पूछे गए हैं सेम सवाल। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24। अब यहां पे थोड़ा सॉल्विंग पार्ट आ गया। 2b प्लस ab इज इक्वल्स टू 8a, देन a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए अब पहले देखो यहां पे अगर हम केवल इस पार्ट पे ध्यान दें फिलहाल के लिए, तो a की प्रोबेबल वैल्यू क्या हो सकती है सर? a की प्रोबेबल वैल्यू हो सकती है 6, क्योंकि 2 और 6 जोड़ोगे तभी 8 आएगा, तो a की एक वैल्यू आ गई 6। और अगर a की वैल्यू 6 है तो 2b और यहां पे है 6b और नीचे आना चाहिए 86, है कि नहीं? ये ठीक है ना? क्या बोला हमने? a की वैल्यू है 6, तो भाई a की वैल्यू 6 मतलब 2b और 6b इक्वल टू 86। अब b और b को जोड़ने पे 6 आ रहा है, तो यदि b की वैल्यू है 3 तो 3 और 3 जोड़ने पे कितना आएगा? 6 आएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। वैसे तो 1 और 5 को जोड़ने पे भी 6 आता है, 4 और 2 को जोड़ने पे भी 6 आता है, लेकिन आपको सेम ही नंबर चाहिए जिन्हें ऐड करने पे 6 आए, तो आपने वो लिख दिया b इक्वल टू 3। आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान जवाब। लेकिन अक्सर हम जब ये सवाल सॉल्व करते हैं तो हमेशा पहले कहा जाता है कि भाई 1 से डिजिट पे ध्यान दो, पर कई बार आपको उल्टी अप्रोच भी लगानी पड़ती है कि 10 से डिजिट के थ्रू स्टार्ट करो, लेकिन उस केस में फिर आपको कैरी हो रहा है कि नहीं कुछ, उसका ध्यान रखना पड़ता है बस। ठीक है, चलिए यहां पे ab इंटू बी करने पे 96 आ रहा है। ठीक है, ab इंटू बी करने पे 96 आ रहा है। ठीक है, 96। अब किसी नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 6 आ जाए? एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। देखो भाई 1 इंटू 1 करने पे 1 आता है, 5 इंटू 5 करने पे 5 आता है, और केवल 6 इंटू 6 करने पर ही 6 आता है। तो b की वैल्यू पक्का हो गई 6। b की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई, बिकॉज एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, ऐसा एक ही केस में होता है जब वो स्वयं 6 हो। अब a की वैल्यू कितनी होगी सर? 6 6 हो जाएगा 36, 6 से यहां 3 ऊपर, a इंटू 6 करने और प्लस 3 करने पे 9 आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर? a की वैल्यू होनी चाहिए 1, क्योंकि 6 इंटू 1 करने पे फिर प्लस 3 करने पे ही 9 आता है।
तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 6। 16 इंटू 6 करने पे 96। चलिए ये वाला पार्ट था आसान, हमने फटाफट सॉल्व कर दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 क्या बोल रहा है, b इंटू 1 करने पे, b1 इंटू b करने पे 49 भी आ रहा है, तो b1 इंटू b करने पे कितना आ रहा है, 49 भी आ रहा है। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, इस पे जरा ध्यान दो। सर b इंटू 1 करने पे b आ रहा है, ठीक है, और b इंटू b करने पे 49 आ रहा है। ऐसा कब हो सकता है, सर b को b से मल्टीप्लाई करने पे 49, मतलब एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे 49 तभी आता है जब वो नंबर हो 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर करना, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7 आता है। तो b की वैल्यू 7 आने के यहाँ प्रोबेबल चांसेस हैं, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 71 इंटू 7 करने पे कितना आता है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो 497 ही आएगा। मतलब हमारे सारे कंडीशंस में वो परफेक्टली फिट बैठ रहा है। तो b की वैल्यू 7 मार्क करते हुए, स्क्रीन को क्लियर करते हुए हम मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। सवाल नंबर 27, 1x35 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, ये 9 से डिविजिबल है, तो मतलब 1 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 5, इन सबको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जो भी आना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होगा। 5 और 3 8, 1 9, तो अगर हम नंबर्स को ऐड करें तो 9 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 9, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो भाई x की वैल्यू हो सकती है 0। x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, क्योंकि उसके अलावा कोई और वैल्यू रखोगे तो जो भी नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और यहां तो दिया हुआ है भाई डिविजिबल है, तो मतलब नियम कायदे कानून चल रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके अलावा कोई और रखो, सर अगर हमने x की वैल्यू 9 रखी तो 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, वो भी ठीक है। तो 1395, या फिर तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या फिर 9 भी हो सकती है। तो 0 और 9 लिख दीजिए, 0 और 9, ठीक है। 8 रखेंगे तो नहीं होगा। चलो 28 क्या बोल रहा है आपसे, अ 4 डिजिट नंबर ABCD इज डिवाइडेड, इज डिविजिबल बाय 11 इफ D प्लस B इज, D प्लस B क्या होना चाहिए, देखो ABCD इज अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब ABCD, तो हमारी कंडीशन क्या होती है, सर हमारी कंडीशन होती है कि भाई 11 से डिविजिबल होने के लिए इनका सम D और B का सम क्या होना चाहिए, A और C के बराबर होना चाहिए, तभी तो माइनस करने पे 0 आएगा, तभी तो क्या आएगा, माइनस करने पे 0 आएगा। तो ये होना चाहिए D प्लस बी शुड बी इक्वल टू A प्लस C, और यदि आप D प्लस बी को A प्लस C के बराबर कर देंगे तभी उनको माइनस करने पे 0 आएगा, और तभी वो 11 का मल्टीपल बनेंगे। अच्छा, और में हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, तो ये जो आपने किया A प्लस सी, इससे तो 0 वाली कंडीशन हुई, लेकिन वो मल्टीपल वाली कंडीशन जो थी, मल्टीपल ऑफ 11, वो कैसे आ सकती है, सर मल्टीपल ऑफ 11 आने के लिए तो देखिए A प्लस सी 1 हो गया, ठीक है, माइनस D प्लस बी हो गया, ठीक है। अब 11 का मल्टीपल आने के लिए देखो यहां पे आना चाहिए 11 का मल्टीपल, 11 इंटू समथिंग, है ना। अब 11 का मल्टीपल आने के लिए यदि ये 12 होंगे और ये एक माइनस हो जाएगा तब तो 11 हो जाएंगे। बराबर होने के साथ साथ मान लो अगर ये हो जाता है 12 A प्लस सी, ठीक है, गिवन दैट A प्लस सी और D प्लस बी बराबर है, तो 12 A प्लस सी में से एक D प्लस बी जब हटा देंगे और दोनों बराबर हैं, तो बेसिकली मान लो 12 बनाना में से एक बनाना कम कर दिया तो कितने बनाना बचेंगे, सर एक बनाना कम कर दोगे तो 11 बनाना बचेंगे। ठीक उसी प्रकार, और 11 बनाना मतलब 11 से डिविजिबल है, तो यहां पे आपका जवाब क्या होना चाहिए, यहां पे आपका जवाब होना चाहिए 12 टाइम्स ऑफ A प्लस सी। एक बार फिर से समझते हैं इसको, देखिए जो 11 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन है वो बहुत सिंपल है कि यदि आप 11 से डिविजिबल होना चाहते हैं तो या तो आपके इवन ऑड को, मतलब इवन वाले सारे को जोड़ के ऑड वाले सारों को जोड़ के माइनस करने पे आ जाए 0, मतलब इवन वालों का सम और ऑड वालों का सम बराबर। दूसरा इस कि इनका सम बराबर होना काफी नहीं है, आप अगर 11 के मल्टीपल भी ले आएंगे तब भी काफी है। तो भाई 11 लाने का एक ही रास्ता है 12 माइनस 1 या फिर 10 प्लस 1, लेकिन हमें तो वहां माइनस करना है क्योंकि A माइनस सी माइनस D माइनस बी होगा, है ना। तो 12 माइनस 1 करने पे 11 आएगा, इसलिए हमने 12 A प्लस सी के बराबर लिखा। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो भाई D प्लस बी इज इक्वल टू 12 A प्लस सी हो गया, दोनों को आपने किया माइनस, आपका जवाब आया 11 समथिंग, जो कि 11 से मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है तो मतलब डिविजिबल होगा। चलिए
अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंसेस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट इट्स ऑड प्लेसेस एंड दैट ऑफ इट्स इवन प्लेसेस ईदर 0 और डिविजिबल बाय, ये हमने अभी डिस्कस किया, 11। अगेन डिविजिबल बाय 11 होना या मल्टीपल ऑफ 11 होना सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 30 क्या बोल रहा है आपसे, इफ अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, देन डैश इज ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ए बी सी है, चलिए ए बी सी, इसमें ये दोनों a प्लस सी माइनस बी होना चाहिए, है कि नहीं। सम ऑफ ऑड एंड सम ऑफ इवन, तो भाई ऑड पे है a और c, इवन पे केवल b है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो देन में आप क्या लिखोगे, a प्लस सी माइनस बी। ऐसा करने पे मतलब ऑड वालों का सम और इवन वालों का सम करने पे, फिर दोनों को माइनस करने पे या तो शून्य या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो 11 से डिविजिबल कहा जाएगा, है कि नहीं। यस सर। अब 31 देखते, a इंटू 3 करने पे 1a आ रहा है, a इंटू 3 करने पे 1a आ रहा है। ये क्या कैसे करोगे सॉल्व सर। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये तो बहुत सिंपल सा है। अब एक काम कीजिए, 1 से शुरू कीजिए, 1 इंटू 3 3 9, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 करने पे कितना आएगा सर, 5 इंटू 3 करने पे आएगा 15। तो आपका जवाब क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है, 5। सिंपल सरल सुंदर स्वच्छ, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। हाँ अगर बड़े नंबर होते मल्टीप्लीकेशन वाले तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑब्वियसली। चलिए यहां पे b इंटू बी करने पे a भी आ रहा है, देन इधर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 5, एक वैल्यू दे दी क्या भाई, b इंटू बी करने पे कितना आ रहा है, b इंटू बी करने पे आ रहा है ab, मतलब दो नंबर्स को एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे वही आ रहा है एंड में, ठीक है। तो 5 इंटू 5 करने पे 25 आएगा, वो उन्होंने लिख भी दिया है, देखो कि b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2। और कब हो सकता है सर, 7 इंटू 7 करने पे आता है 49, नहीं चलेगा। 6 इंटू 6 करने पे 36 आता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं सर। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6, कि भाई 6 इंटू 6 करने पे 36 आता है। आसान सा ये प्रश्न, इजी था क्योंकि आपको पता था कि किस नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में क्या आएगा। अगेन एनसीईआरटी चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो यहां आपको काफी हेल्प करता है। इफ द डिजिट 1 इज प्लेस्ड आफ्टर अ 2 डिजिट नंबर whose tens is t and ones is u, the new number is, देखो क्या बोल रहा है, एक डिजिट है t is placed after, बाद में किसके, एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें टेंस पे है t और वंस पे है u, इसमें आपने रिप्लेस कर दिया डिजिट 1 को, तो अब क्या हो जाएगा, द न्यू नंबर इज tu1, अ 3 डिजिट नंबर, ब्रैकेट में क्या लिख दो, 3 डिजिट नंबर, ठीक है, tu1 विच इज अ 3 डिजिट नंबर। सबकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 1 इज प्लेस लिखा है, एडेड नहीं, ऐड करने पे अलग होता, प्लेस करने पे अलग होता, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 34 से 44 तक हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। कितने हैं, 10 सवालों का यहाँ पे सेट है। देखते हैं पहला सवाल क्या बोल रहा है, अ 2 डिजिट नंबर ए बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 इफ बी इज एन इवन नंबर। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ भी आ जाए 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये सारे नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो क्या मैं स्टेटमेंट को ट्रू बोल सकता हूं, यस सर, कि भाई बी के लिए पॉसिबल ऑप्शन है अगर 2 से डिविजिबल होना है तो 0 2 4 6 8, जो कि सारे इवन नंबर्स हैं। चलिए अगला, अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी इज डिविजिबल बाय 5 इफ सी इज एन इवन नंबर। 5 के टेबल में इवन नंबर, सर 5 1 5, 5 2 10, तो एक इवन एक ऑड, केवल इवन से काम नहीं चल रहा है। सी या तो सी इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, बिकॉज ए बी सी के बारे में फिलहाल कुछ नहीं पता, ठीक है। क्योंकि अगर 0 भी आ रहा है तो वो 0 वाला नंबर तो हो गया इवन, पर अगर 5 आ रहा है लास्ट में तो तब तो हम बोलेंगे ना कि वो इवन नंबर नहीं, तब तो वो ऑड नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला देख लेते हैं। अ 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी इज डिविजिबल बाय 4 इफ ए बी इज डिविजिबल बाय 4। ऐसा कोई नियम नहीं है। एग्जांपल दूं क्या, 2 4 0 1, ए बी इज डिविजिबल बाय 4, 0 1 इज नॉट, तो वो डिवाइड नहीं होगा। ए बी के डिवाइड होने से नहीं होता है, असल में किसके डिवाइड होने से होता है। अगर 4 डिजिट नंबर है तो लास्ट के 2 चेक करेंगे, अगर लास्ट के 2 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरे नंबर को संभाल लेंगे जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या है स्टेटमेंट हमारे पास।
a 3-digit number ABC is divisible by 6. ठीक है, ABC if C is an even number and A plus B plus C is a multiple of 3. जैसे ही आपने बोला C is a even number, आपने क्या बोल दिया कि किससे डिविजिबल है, यह है डिविजिबल बाय 2. और जैसे ही आपने बोला कि A प्लस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, डिविजिबल बाय 3 भी हो गया. तो डिविजिबल बाय 2 भी डन, डिविजिबल बाय 3 भी डन. और जब इन दोनों से होता है साथ में, तब कोई नंबर किससे डिविजिबल हो जाता है, 6 से. तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, यहां पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 6 का खुद का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है. 6 ने किससे बोल के रखा है, 2 और 3 को काम दे के रखा है कि भैया 2 चेक करो तुमसे डिविजिबल है क्या, 3 तुम चेक करो तुमसे डिविजिबल है क्या. अगर दोनों से डिविजिबल हो तो ही केस मेरे पास आएगा डिविजिबिलिटी के लिए और मैं हाँ कर दूंगा. 6 ने ऐसी कुछ बात की होगी, हो सकता है. चलिए 38 से 41 देख लेते क्या बोल रहा है आपसे. नंबर ऑफ फॉर्म 3n plus 2 विल लीव अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3. अगर 3n plus 2 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो वो रिमाइंडर छोड़ेगा 2. देखो जब आप इसको 3 से डिवाइड करने का प्रयास करोगे, एकदम लॉजिकली सोचो, हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो भाई ये वाला पार्ट तो इजीली 3 से डिविजिबल हो गया है ना. बचा क्या, बचा ये +2 जो कि डिवाइड नहीं होगा. तो जो नहीं डिवाइड होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा. तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है. आपको एग्जांपल ले लो, मान लो नंबर 5, तो वो 3 इंटू 1 + 2 करने पे आता है. मान लो नंबर ले लो 8, 3 इंटू 2 + 2 करने पे आता है. इस तरीके के नंबर जब भी आप 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा. नंबर 7n + 1 will leave remainder 1 when divided by 7. यहां भी वही केस, जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट तो डिवाइड हो जाएगा 7 से, लेकिन +1 वाला पार्ट रह जाएगा जो कि रिमाइंडर बन के हमें सताएगा. तो यहां भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. इफ अ नंबर a is divisible by b, then it must be divisible by each factor of b. if a number, for example मान लीजिए 27 is divisible by 9, ठीक है, या मान लीजिए 15 इज डिविजिबल बाय, नहीं मान लो 45 इज डिविजिबल बाय 15, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच फैक्टर ऑफ बी. ठीक है, 45 इज डिविजिबल बाय 15, तो 15 के फैक्टर्स 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है. यस सर. ठीक है, एक नंबर लिया आपने 28, जो कि कहां से मिलता है भाई, 28 को मान लीजिए आपने डिवाइड किया है 56 को, किससे, 28 से. तो ये जो 56 है ये 28 के सारे फैक्टर्स डिवाइड होगा, 2, 4, 7 तीनों से होगा क्या सर, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा. तो जी हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये जो नंबर है b, ये बना किससे है, ये अपने फैक्टर से ही बना है. अगर फैक्टर्स नहीं होंगे तो नंबर नहीं बनेगा. तो फैक्टर्स किसी भी नंबर का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. चलिए a b इंटू 4 करने पे आ रहा है 192. ठीक है, तो आपको बताना है a + b 7 के बराबर होगा क्या. तो भाई देखो a b इंटू 4 करने पे आ रहा है 192. अच्छा अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 192 डिवाइड बाय 4 करने पे a b आएगा. भाई देखो ऐसे समझो कि a b इंटू 4 करने पे आ रहा है 192, है ना. तो a b इक्वल टू गणित के हिसाब से क्या हो जाता है, 192 डिवाइड बाय 4. भाई हमने लिखा है कि नहीं, 4 से डिवाइड करो सर, 4 4 जा 16, 32, 4 8 जा 32 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32. 48 इंटू 4 करने पे आएगा 192, और जोड़ोगे a + b को तो आपका जवाब आएगा 12. ये बोल रहे हैं 7, तो मतलब इन्होंने लिखा है गलत, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्स. स्क्रीन क्लियर. अगला प्रश्न देख लेते हैं. 42 से 44 क्या बोल रहा है कि ab + 7c करने पे कितना आ रहा है, 102 आ रहा है. ठीक है, और यदि b और c शून्य के बराबर नहीं है तो a + b + c करने पे 14 आएगा. चलो अब यहां पे ध्यान दो, ab + 7c है ना, तो 7c करने पे आ रहा है 102, है ना. अब यहां ध्यान दो, अगर हम पहले वाले पार्ट पे ध्यान दें, ठीक है, तो a + 7 करने पे आएगा 10. तो a की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो सर a की वैल्यू हो सकती है 3, तो 37, और यहां पे आ जाएगा 10, और यहां पे आ रहा है 2. अब दो नंबर्स को जोड़ने पे आ रहा है 2. ठीक है, पॉसिबल ऑप्शन सर, पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं 1 1. तो यहां पे अगर हम देखें तो 3 + 1 + 1 करने पे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5, पर ये कह रहा है 14. एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं कि 31 + 71 करने पे आ रहा है 102. क्या हम सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं,
सर ये वाली कंडीशन तो हो रही है, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो रही है कि बी और सी शून्य के बराबर नहीं है ना, और ऐसा करने पे a प्लस बी प्लस सी करने पे 14 तो नहीं आ रहा। देखो अगेन किसी भी चीज को सही होने के लिए सारे केसेस में सही होना पड़ेगा, और कोई भी चीज यदि गलत होना चाहती है तो वो एक गलत में भी गलत मानी जाएगी। अगर हम इसके और एग्जांपल लो, मान लो हमने लिया भाई 32 और 70, लेकिन सी की वैल्यू 0 हो नहीं सकती तो इसको हम हटा देंगे। जो यहाँ पे एक ऑप्शन बन सकता है वो बन सकता है मे बी 25 और 77। देखो 7 5 12, 4 और 2 ये हो जाएगा 102, मतलब ये सेट हो रहा है। लेकिन इस केस में a प्लस बी प्लस सी भी 14 आएगा, लेकिन हमारे लिए भाई ट्रू और फॉल्स में हमेशा क्या नियम रहता है कि अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसमें आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स ही लिखोगे। हर बार नहीं होगा, ये कभी कभी हो सकता है लेकिन हर बार नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए अब यहां पे क्या बोल रहा है 43 में कि इनको डिवाइड करने पे 9 से, ये 9 से डिविजिबल है, ये जो नंबर है 213x27 ये 9 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू 0 होगी। 9 का डिविजिबिलिटी सर जोड़ने पे, सबको जोड़ने पे आना चाहिए ऐसा नंबर जो कि 9 से डिविजिबल हो। तो 213 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 7 को जब हम ऐड करेंगे और 9 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे हमें मिलेगा 15 प्लस एक्स। जोड़ो 7 और 3 10, 2 2 4 1 5, और इसको 9 से डिवाइड करने के लिए x को 3 के बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 और 3 करने पे 18 आएगा जो कि 9 से डिविजिबल होता है। तो आपको यहां पे क्या मिलना चाहिए, x की वैल्यू 3, जबकि ये कह रहे हैं 0, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, FALSE अर्थात फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला वाला है 44, इफ n डिवाइड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3। ठीक है, n को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो 5a प्लस 3 की कंडीशन बन रही है। डिविडेंड इज डिवाइजर रिमाइंडर, और b a है हमारा क्वेश्चन। चलिए इसी n को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो n डिवाइड बाय 2, तो भैया 2 इंटू बी प्लस 0 हो रहा है, परफेक्टली डिविजिबल है। देन n डिवाइड बाय 10 लीव्स अ रिमाइंडर 4। अब यहां पे देखो 5a प्लस 3, तो भाई पहले बात तो ऐसी पॉसिबल वैल्यू ढूंढो जो कि इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करो। a की वैल्यू 1 रखो, कितना होगा सर 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 प्लस 3 करने पे यहां आ रही है n की वैल्यू 8। क्या ये n की वैल्यू यहां पे फिट हो रही है? 8 और 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब n की वैल्यू 8 हो सकती है। 8 डिवाइड बाय 10 करने पे रिमाइंडर तो 8 आएगा। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि एटलीस्ट एक केस तो मिल गया जहां पे ऐसा हो रहा है। दूसरा और देख लेते चलिए, a की वैल्यू आपने रखी 2, 5 2 10 और ये हो जाएगा 13। n की वैल्यू 13 यहां पे फिट नहीं बैठ रही है। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 18, वो भी 18 डिवाइड बाय 10 करने पे रिमाइंडर आएगा 8, इनका आ रहा है 4, मतलब इन्होंने कुछ गलती गड़बड़ की है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा इसे गलत या फिर फॉल्स। चलिए यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की ओर, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमने आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट फुल्ली फंक्शनल कर दी है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हमने ये क्यों किया है, क्योंकि प्रभु हमारे YouTube पे हजारों वीडियोस है, हर दिन नए वीडियोस ऐड होते रहते हैं। आपके काम के लेक्चर्स कहीं आपसे दूर ना हो जाएं, आपसे गुम ना हो जाएं या मिसप्लेस ना हो जाएं, इसलिए हमने यहाँ पे आपके लिए अलग अलग टैब बना दिए। आप जिस भी क्लास की जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं बस यहाँ टैब पे क्लिक कीजिए। उस पर्टिकुलर टैब के अंदर हमने जो भी चीजें कवर की हैं वो सारी आपको वन रूफ के अंडर मिल जाती हैं, एक छत के नीचे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कक्षा 8वीं की एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं तो आपको चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी, हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, किस लेक्चर में क्या कवर किया है वो मिल जाएगा, किस लेक्चर की कितनी ड्यूरेशन है आपको वो भी पता चल जाएगी बिना लेक्चर को इवन स्टार्ट किए। तो आप आसानी से अपना वीक प्लान कर सकते हैं कि मुझे किस दिन कौन सा लेक्चर देखना है या फिर किस दिन किस टॉपिक की पढ़ाई करनी है। यहां पे आइए वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज सेशन मिल जाते हैं, हर एक चैप्टर में हूबहू वही टीचर्स वही कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए वही क्वालिटी के साथ, कुछ चेंज नहीं होता है। केवल एक चीज यहां अच्छी होती है कि ना आपको कोई एडवर्टाइजमेंट देखने पड़ते हैं, ना कोई ब्रेक्स, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई सजेशन, केवल और केवल आप अपना पूरा ध्यान कहां दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई पे दे सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन बाय मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। हम कर रहे थे कक्षा 8वीं की गणित, जिसका नाम है एग्जाम्पलर किताब, जिसका हम 13 चैप्टर कवर अप कर रहे थे। बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, एमसीक्यू, फिलअप, ट्रू और फॉल्स, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे ऐसी हमारी आशा है।
प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज विद्या दान से महादान कोई नहीं होता। और आप जब ऐसे यूट्यूब वीडियो शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएंगे, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर है। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।